लाइन पर फिल्टर को लाइन कम कर देने से ज़्यादा अच्छा स्पेस है। साइड भी कम कर और कम उसको मेन कर लगा दिए कम कर दे और कम कर दे कम करना कोई दिक्कत नहीं है। आप भी बैठ जाओ मम्मी, आप भी बैठ जाओ। तो सबसे पहले आप सबका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो मैं बेसिकली आज ये बताना चाहता हूँ कि कैसे हम लोग स्मॉल अमाउंट भी सेव करके लॉन्ग टर्म में कैसे बहुत ज़्यादा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। हम समझेंगे कि स्टॉक मार्केट क्या है, स्टॉक मार्केट को लोग कैसे समझते हैं और स्टॉक मार्केट के बारे में क्या विचार होनी चाहिए। तो मैं स्टार्ट एक कोट से करना चाहूँगा। वो कोट वॉरेन बफे ने बोला था। अब वॉरेन बफे के बारे में अगर आप लोग को किसी को नहीं पता होगा तो मैं बताना चाहता हूँ कि वॉरेन बफे 2008 में दुनिया का सबसे अमीर आदमी हुआ करता था। अभी के डेट में वो दुनिया का 6th रिचेस्ट आदमी है और उसे गॉड ऑफ स्टॉक मार्केट के नाम से भी जाना जाता है। ही इज़ द आइडल ऑफ मोस्ट ऑफ द पीपल। तो जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि आप लोग में से कोई बता पाएगा कि जैसे वॉरेन बफे की कंपनी है जिसका नाम है बर्कशायर हैथवे, उसकी जो कंपनी है उसका एक शेयर का प्राइस क्या है, आप लोग में से कोई बता पाएगा? जैसे अगर मैं रिलायंस की बात करूं तो रिलायंस का शेयर अराउंड 2200 का चल रहा है, TCS का 3000। तो कोई भी आप लोगों से बता पाएगा अगर उस कंपनी में आप लोग को एक शेयर खरीदना है तो क्या प्राइस होगा उसका? कोई भी एस्टिमेट, रफ एस्टिमेट? अगर उसका आपको हाँ 30 to 40 के डॉलर्स नहीं, अगर मैं डॉलर में बोलूँ तो वो $4 लाख है और अगर मैं रुपीज़ में बोलूँ तो ऑलमोस्ट 2.8 करोड़ डॉलर रुपीज़ है। मतलब आप लगभग आपको 3 करोड़ रुपये देना पड़ेगा अगर आपको उसकी कंपनी की एक शेयर खरीदना है। तो वॉरेन बफे होता है कि इफ़ यू कैनॉट फाइंड अ वे टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप देन यू विल हैव टू वर्क अंटिल यू डाई। मतलब अगर आप कोई तरीका नहीं ढूंढ पाते आप उस समय पैसा कमाए जिस वक्त आप सो रहे होते हैं, तो शायद आपको तब तक काम करना पड़ सकता है जब तक आपकी मृत्यु नहीं हो जाती। तो अगर मैं स्टॉक मार्केट की बात कर रहा हूँ तो देखा जाए तो बेसिकली 3 रीजंस है कि वाई पीपल डू नॉट इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट। अगर पहला मैं बात करूँ तो टाइम, उनको लगता है कि इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट रिक्वायर्स लॉट ऑफ टाइम। दूसरा अगर मैं बोलूँ तो नॉलेज, इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट रिक्वायर्स ह्यूज नॉलेज। और तीसरा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है रिस्क, लगता है कि अगर स्टॉक मार्केट में अगर इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इसमें बहुत रिस्क इन्वॉल्व है। लेकिन अगर मैं आप लोगों को कहूँ कि इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट रिक्वायर्स जीरो नॉलेज, जीरो टाइमिंग एंड द रिस्क इन्वॉल्व इन इट कैन बी रिड्यूस सिग्निफिकेंटली, तो शायद आप लोगों का पर्सपेक्टिव कुछ और होगा। तो मैं 3 लोगों की बात करूँगा। सबसे पहले है नो नथिंग इन्वेस्टर, जिन्हें स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं पता। उन्हें शायद आज समझने में बहुत आसानी हो क्योंकि इससे पहले उनको उसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। दूसरा वो हो गए ओल्ड इन्वेस्टर जो शायद पहले स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते थे या अभी करते हैं, उन्हें शायद कुछ चीज़ अनलर्न करनी पड़े क्योंकि मैं जो तरीका बताने वाला हूँ वो शायद उससे थोड़ा अलग हो। थर्ड अगर मैं बात करूँ तो वो हो गए हमारे हाउस वाइफ या गृहिणी लोग जो सबसे ज़्यादा सेविंग्स जनरेट करते हैं अगर मैं स्मॉल अमाउंट की बात करूँ तो। मगर सबसे अच्छी बात तो ये है कि वो सेविंग्स तो जनरेट कर लेते हैं मगर उन्हें ये समझ में नहीं आता कि वो इन्वेस्ट कहाँ करें। वो या तो कोई बोलता है तो FD में लगा देते हैं या फिर गोल्ड खरीद लेते हैं या फिर वो साड़ी में छुपा के रखते हैं और फिर गलती से डिमोनेटाइजेशन हो गया तो पता चलता है कि वो तो वहाँ छुपा हुआ था, उन्हें पता भी नहीं रहता है कि वो कहाँ उन्होंने रुपये छुपा के रखा हुआ है। तो किसी ने वॉरेन बफे से पूछा कि अगर मुझे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो मुझे क्या नॉलेज होनी चाहिए। तो वॉरेन बफे ने बोला क्या आपने 5th पढ़ी हुई है, मतलब क्या आपने 5वीं की हुई है? तो उसने बोला हाँ। तो फिर वॉरेन बफे ने बोला बस काफ़ी है। तो फिर उसने बोला मुझे अगर थोड़ा सा और अच्छा से इन्वेस्ट करना है तो क्या मुझे कोई प्रोफेशनल कोर्स करनी चाहिए जैसे कि MBA, CA, CFA। तो वॉरेन बफे ने बोला बस गलती से वो ही मत कर लेना। तो अब उसने ऐसा क्यों बोला इसे समझते हैं। उसने ऐसा इसलिए बोला क्योंकि पढ़े लिखे लोगों के साथ एक प्रॉब्लम होती है जो है एनालिसिस पैरालिसिस। इसे समझते हैं कहानी की मदद से। मेरे नाना जी मुझसे कुछ सवाल पूछ रहे थे। अच्छा वैसे मैं बता दूं मेरे फैमिली में 2 अगर सबसे ज़्यादा हाई लर्नेड मैन है तो फिर वो है मेरे दादा और वो दूसरे हैं मेरे नाना। तो मेरे नाना मुझसे पूछ रहे थे यार अबे मुझे कुछ इन्वेस्टमेंट करनी है तो कुछ तू मुझे हेल्प करेगा, कुछ सवाल है मेरे। तो मैंने बोला हाँ नानू पूछो।
तो फिर मेरे नानू ने बोला ये यार ये आरबीआई इंटरेस्ट रेट के साथ क्या कर रहा है? तो मैंने बोला आरबीआई इंटरेस्ट रेट धीरे धीरे नीचे कर रहा है। अच्छा, आरबीआई इंटरेस्ट रेट नीचे इसलिए करता है क्योंकि डिमांड बढ़ेगी तो कंपनी की सेल्स बढ़ेगी, और सेल्स बढ़ेगी तो प्रॉफिट ज़्यादा होगी, और ये बेसिकली इसलिए करता है जब इकोनॉमी में थोड़ी मंदी आ जाती है। तो ये इनफैक्ट स्टॉक मार्केट के लिए अच्छी न्यूज़ है। फिर उन्होंने पूछा यूएस फेडरेशन इंटरेस्ट रेट के साथ क्या करता है? फिर मैंने बोला यूएस फेडरेशन इंटरेस्ट रेट धीरे धीरे बढ़ा रहा है। अब अच्छा, यूएस फेडरेशन इंटरेस्ट रेट क्यों बढ़ा रहा है? यूएस 2008 की क्राइसिस के बाद यूएस ने अपना इंटरेस्ट रेट बहुत कम कर दिया था, अब वो धीरे धीरे उसे बढ़ा रहा है, और ये स्टॉक मार्केट के लिए अच्छी बात नहीं है। फिर उन्होंने मुझसे पूछा ये कोविड का क्या चल रहा है, वैक्सीन का क्या चल रहा है, बिटकॉइन का क्या चल रहा है। फिर मैंने धीरे धीरे वो सब उनको जवाब दिया। मेरे नाना जी ने मुझसे कई सवाल पूछे। फिर मैं मेरे नाना को बोला, यार नानू आपने मुझसे इतना सारा सवाल तो पूछ लिया, अब क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? तो उन्होंने बोला हाँ पूछ। नानू अब आपने फाइनली डिसाइड क्या किया, खरीदना क्या है? तो मेरे नाना ने बोला यार चीज़ें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो ये प्रॉब्लम होती है एजुकेटेड पीपल लोग के साथ कि वो इतना डेटा, इतना इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर लेते हैं कि वो लास्ट में जाके कंफ्यूज हो जाते हैं और वो कुछ सोच नहीं पाते कि करना क्या है। देखिए, यहाँ पर मैं एजुकेशन को क्वेश्चन नहीं कर रहा। एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अर्न आवर एक्टिव इनकम। एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम क्या है, ये मैं थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करूँगा। अब सेशन को आगे बढ़ाने से पहले कुछ बेसिक स्टफ्स है जो मैं क्लियर करना चाहता हूँ, ताकि आप लोगों को आगे का सेशन बहुत ही अच्छे से समझ में आ सके। हमारे कंट्री में दो नेशनलाइज स्टॉक एक्सचेंज है, एक है एनएससी और दूसरा है बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। एनएससी का इंडेक्स है निफ्टी और बीएससी का जो इंडेक्स है सेंसेक्स। सेंसेक्स में बेसिकली 30 कंपनी आती है और निफ्टी में बेसिकली 50 कंपनी आती है। अच्छा, जब मैं 50 और 30 कंपनी की बात कर रहा हूँ तो इससे मेरा मतलब है इंडिया की टॉप 50 कंपनीज। आप इसे ऐसा समझ सकते हैं कि ये एक बास्केट है जिसमें 50 इंडिया की टॉप 50 कंपनीज है। इसमें कंपनी कोई सेम नहीं रहता, बढ़ता घटता रहता है। अब जैसे एक समय 1980s में कंपनी हुआ करती थी, हिंदुस्तान मोटर्स, बॉम्बे डाइंग, ओसवाल केमिकल, ये सब जैसी कंपनी निफ्टी का पार्ट हुआ करती थी। मगर अगर उस वक्त आपने इन कंपनियों में पैसा लगाया होता और अभी तक होल्ड करके रखा होता तो शायद से आपका पैसा जीरो हो चुका होता। मगर फिर भी इस दौरान ये जो बास्केट है निफ्टी और सेंसेक्स, इसकी वैल्यू क्या गई ऊपर। क्यों ऐसा? क्यों कि ये कंपनीज की वैल्यू नीचे गई, फिर भी सेंसेक्स और निफ्टी की बास्केट एज अ वैल्यू ऊपर गई। क्योंकि जैसे जैसे जो कंपनी ने खराब परफॉर्म किया उसे बास्केट से हटाया गया, और जो कंपनी अच्छा परफॉर्म करती गई उसे उसमें ऐड करता गया। जैसे 1990s में किसी को भी नहीं पता था कंपनीज लाइक इन्फोसिस, विप्रो निफ्टी का कभी पार्ट बनेगी। और निफ्टी और सेंसेक्स में सिमिलरिटी ये है कि अगर निफ्टी 1% से बढ़ता है तो सेंसेक्स भी 1% से बढ़ता है। ऐसे इसलिए क्योंकि ये पहली 30 कंपनी है वो दोनों में सेम है। तो मैंने आपको ये तो समझा दिया कि निफ्टी सेंसेक्स क्या है, मतलब ये बेसिकली बास्केट है जिसमें 50 कंपनी है। अब चलो ये तो ठीक है। मेरा अगला सवाल है कि हमें इसकी क्या ज़रूरत है, वाई डू वी नीड निफ्टी एंड सेंसेक्स इन आवर लाइफ। ये बास्केट की ये बास्केट हमें क्या बताता है, वाई डू वी नीड दिस? अगर कोई आंसर करना चाहे तो कोई भी, किसी को भी कुछ भी लगता है कि क्या हमें ये बताता है, तो ठीक है मैं बताता हूँ। जनरली हमें ऐसा लगता है कि निफ्टी और सेंसेक्स इज अ बैरोमीटर फॉर द स्टॉक मार्केट। मतलब ये हमें बताता है कि स्टॉक मार्केट कैसा जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। हम लोग कभी कभी सुनते हैं कि आज मार्केट बहुत 200-2000 पॉइंट से 1000 पॉइंट से नीचे गया, ऊपर गया। इसका मतलब वो बोलते हैं कि निफ्टी और सेंसेक्स ही ऊपर जा रहा है, इसी को हम लोग मार्केट बोलते हैं। तो हम में से कितने लोग को लगता है ये निफ्टी और सेंसेक्स उन लोग के लिए है जो लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं या इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, और जो लोग जिन लोगों को स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ पता नहीं है, उन्हें कभी फ्यूचर में इन्वेस्ट भी नहीं करना है, उन्हें क्या मतलब कि मार्केट ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है। बट मेरे हिसाब से ये एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, क्योंकि निफ्टी और सेंसेक्स इज अ बैरोमीटर नॉट ओनली फॉर द स्टॉक मार्केट बट इट इज अ बैरोमीटर फॉर यू एंड माई लाइफ। ये हम लोग को बताता है कि हाउ वेल एन एवरेज इंडियन इज डूइंग। इट टेल्स अस अबाउट द कंजम्पशन कैपेसिटी ऑफ आवर कंट्री। कैसे समझते हैं? जीडीपी के बारे में आप सबने सुना होगा। जीडीपी बेसिकली क्या है? जीडीपी इज द सम टोटल ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन आवर कंट्री। मतलब कि कितना हमारे कंट्री में गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ साल में, उसका सम टोटल जीडीपी होता है। या फिर हम इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, द सम टोटल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड और कंज्यूम्ड इन आवर कंट्री। तो एक डेटा है, आप सुनिएगा। जस्ट कोविड से पहले या 2020 में भी इंडिया की जीडीपी थी $2.8 ट्रिलियन। अगर मैं इसका मतलब कि हम लोगों ने
212 लाख करोड़ का सामान खरीदा और बेचा। और इसी दौरान जो निफ्टी, जो इंडिया की टॉप 50 कंपनीज थी, उसकी वैल्यूएशन थी 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स, मतलब कि 2.8 ट्रिलियन डॉलर्स की जीडीपी और 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स की हमारी इकोनॉमी, सॉरी टॉप 50 कंपनीज की वैल्यूएशन। तो आप समझ सकते हैं ये दोनों में कितना रिलेशन है। और लॉन्ग टर्म में ये देखा गया है कि जीडीपी और जो इंडेक्स है इसका कोरिलेशन 1 होता है। तो जब मैं लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ तो आप लोग से एक सवाल है कि आप लोगों को क्या लगता है कि लॉन्ग रन में हमारी इकोनॉमी कैसी होगी। जब मैं लॉन्ग रन की बात कर रहा हूँ तो मेरा मतलब है 20-30 ईयर्स, और इकोनॉमी की जब मैं बात कर रहा हूँ तो वर्ल्ड इकोनॉमी की बात कर रहा हूँ। तो व्हाट डू यू थिंक फ्रॉम टुडे 20 से 30 साल बाद हमारी इकोनॉमी कैसी होगी। आप लोगों के पास 3 ऑप्शन है। एक है डेफिनेटली वर्स, मतलब अभी से जो भी होगा खराब ही होगा, ना तो नॉर्थ कोरिया अटैक कर देगा, या भूखमरी आ जाएगी, या कोई नया तरीके की बीमारी आ जाएगी। सेकंड ऑप्शन है डेफिनेटली बेटर, अभी से जो होगा अच्छा ही होगा, हम नए नए मेडिकल फील्ड में इनोवेशन करेंगे, हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छा करेंगे, हम ह्यूमैनिटी को कैसे अच्छा कर सके उसके बारे में रिसर्च कर लेंगे और अच्छा ही होगा। और थर्ड ऑप्शन है कांड से, अगर ये हुआ तो डेफिनेटली वर्स और वो हुआ तो डेफिनेटली बेटर। तो आप लोग में से कौन है जो पहला ऑप्शन चूज करते हैं कि डेफिनेटली वर्स, कि अभी से जो भी होगा खराब ही होगा। मतलब आप लोग में से कौन है जो सेलेक्ट कर ऑप्शन आप लोगों को लग रहा है डेफिनेटली बेटर, जो होगा अच्छा ही होगा। और आप लोग में से कौन है जो बोल रहे हैं कान से कुछ कहा नहीं जा सकता, और बाकी लोग तो फिर वापस मैं करता हूँ, में से कितना लोग आप लोगों को लगता है कि डेफिनेटली वर्स, जो होगा खराब ही होगा। मतलब किसी को नहीं लगता जो होगा खराब होगा। हाँ तो मैं बता दूं, जिन्होंने मोस्टली सबने चूज किया डेफिनेटली बेटर, आप लोग में से ये लोग वो हैं जिन्होंने बचपन से सिखाया गया कि जो होता है अच्छा ही होता है और जो होगा वो अच्छा ही होगा। और कांड से मुझ जैसे लोग, मैं कांड से वाला ऑप्शन चूज करता, वो लोग एनालिसिस पैरालिसिस का शिकार है, वो कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे, अगर ये हुआ तो वो हुआ तो ये। तो किसी ने वॉरेन बफेट से सवाल पूछा, तो वॉरेन बफेट ने जो जवाब दिया, दैट बिकेम द फाउंडेशन ऑफ इन्वेस्टिंग। उसने बोला नो मैटर व्हाट एवर हैपेंस, द नेक्स्ट जनरेशन विल ऑलवेज लीव अ बेटर लाइफ देन द प्रीवियस वन। चाहे कुछ भी हो जाए, अगली पीढ़ी इस पीढ़ी से बेहतर ही जिंदगी जिएगी। अब बेहतर से इनका मतलब था कि जो कंजम्पशन कैपेसिटी है नेक्स्ट जनरेशन की, वो इस जनरेशन से ज़्यादा होगी। तो मैं अक्सर लोगों से पूछता हूँ कि क्या पैसा कमाना चाहते हैं, तो लोग बोलते हैं हाँ, पैसा कौन नहीं कमाना चाहता। फिर मैं उनसे पूछता हूँ कि तो आप पैसा कमा के क्या करोगे। चलिए एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं। मान लीजिए ये सेशन खत्म होता है और मेरी कंपनी की तरफ से आप लोगों के पास मैसेज आता है कि थैंक यू फॉर गिविंग 1 आवर ऑफ योर लाइफ, और उसके बदले में आपके अकाउंट में 1 करोड़ रुपया क्रेडिट किया जा रहा है। तो मान के चलते हैं कि आपके अकाउंट में 1 करोड़ रुपया आ गया। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आप लोग उन रुपयों का क्या करोगे, तो आप लोग क्या बोलोगे? आप लोग में से कोई भी? हाँ हाँ, ये मैं क्लियर कर देता हूँ। तो ये सेशन खत्म होने के बाद मेरे को पकड़ना मत या भाई, अगर मेरा 1 करोड़ रुपया निकालो। एक बार मान लेते हैं कि मान लीजिए आप लोगों के पास रुपया आ गया, तो आप उनको कैसे खर्च करोगे? मान लीजिए मैं आपको खर्च करने नहीं, मैं आपको सोचने बोल रहा हूँ कि आप कैसे खर्च करो। मान लीजिए सोच लीजिए पैसा आ गया, सोच लीजिए कि आप खर्च कर रहे हो। तो जनरली जब मैं ये लोगों से पूछता हूँ तो लोगों का आंसर आता है कि मैं गाड़ी खरीदूंगा, मैं घर खरीदूंगा, कुछ लोग धार्मिक लोग बोलते हैं मैं डोनेट कर दूंगा। तो फिर इससे ये समझ में आता है कि दिस जनरेशन इज कंज्यूमिंग मोर कार्स, मोर क्लोथ, मोर ट्रैवल। तो आइए देखते हैं कि हमारी ज़िंदगी एक राजा जो 500 साल पहले था उससे कैसे बेहतर थी। अगर मान लीजिए राजा को, मैं हमेशा सोचता था कि राजा की ज़िंदगी कितनी अच्छी होती है, काश मेरी लाइफ भी वैसी होती। तो अगर मान लीजिए राजा को एक जगह से दूसरी जगह कभी कहीं जाना पड़ता था तो उसे महीनों का सफ़र तय करना पड़ता था, घोड़े में बैठ के कमर अपनी तोड़नी पड़ती थी। क्यों? क्योंकि उस वक्त उसके पास गाड़ी नहीं होती थी, प्लेन नहीं होता था या मेट्रो नहीं होते थे। अगर मान लीजिए राजा को अपनी रानी को प्रेम पत्र लिखना होता तो पहले उसे कबूतरें पकड़नी पड़ती थी। क्यों? क्योंकि उस समय व्हाट्सएप नहीं हुआ करती थी।
अगर मान लीजिए उन्हें पिज़्ज़ा खाने का मन कर गया तो शायद इटली से ही मंगवाना पड़ता, क्योंकि इस टाइम जोमेटो स्विगी ने अपनी सर्विसेज लॉन्च नहीं की थी। और लाइफ की तो मैं क्या बात करूँ, उनकी तो लाइफ तो हमेशा खतरा होता था, और उस समय लाइफ इंश्योरेंस जैसी भी कुछ सर्विसेज नहीं अवेलेबल होती थी। तो हम ये देख सकते हैं कि आज हमारी ज़िंदगी एक 500 साल पहले जो राजा होती थी उससे कहीं बेहतर है। आवर लाइफ इज मच बेटर देन अ किंग 500 ईयर्स अगो। तो इसका मतलब जो नेक्स्ट जनरेशन है वो हमारी जनरेशन से बेहतर ही ज़िंदगी जिएगी। तो अब क्वेश्चन आता है कि नेक्स्ट जनरेशन क्या कंज्यूम करेगी, कार्स या चॉपर्स? मुझे नहीं पता, लेकिन उस समय वो जो भी कंज्यूम कर रही होगी उस समय की टॉप 50 कंपनीज वो बना रही होगी, और उन टॉप 50 कंपनीज की सेल्स और रेवेन्यू आज की कंपनी से क्या होगी, ज़्यादा। सेल्स ज़्यादा मतलब प्रॉफिट ज़्यादा, प्रॉफिट ज़्यादा मतलब शेयर प्राइस ज़्यादा, और शेयर प्राइस ज़्यादा मतलब सेंसेक्स और निफ्टी जो बास्केट है, एज अ बास्केट की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा। तो अब हम सबको इतना समझ में आ गया है, वो लोग खास करके जो लोगों को स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं पता था, उनको बस एक चीज़ ध्यान रखना है कि नो मैटर वॉट एवर हैपन्स द नेक्स्ट जनरेशन विल ऑलवेज लीव अ बेटर लाइफ, और हमें इंडियन इकोनॉमी में बिलीव करना है और हमें निफ्टी खरीद के छोड़ देना है। तो सेशन का ये पार्ट करके ख़त्म करके मुझे काफ़ी मज़ा आता है, क्योंकि मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आंसर कर दिया है, जिसके लिए लोग अक्सर टीवी देखा करते हैं हर सुबह सुबह कि आज कौन सा स्टॉक ऊपर जाएगा, आज मार्केट कैसा परफॉर्म करेगा, कौन सा सेक्टर कैसा होगा। क्योंकि मैंने तो बोल दिया आपको कुछ भी नहीं करना, आपको बस निफ्टी खरीद के छोड़ देना है। लेकिन ये सुन के आप लोगों में से कई लोग को कुछ मज़ा नहीं आया, मतलब ज़्यादा एक्साइटेड फील नहीं हुआ, मतलब किक नहीं मिला। तो समझते हैं प्रॉब्लम क्या है। हुआ यूँ कि मेरे कुछ दोस्तों और परिवार वाले मेरे पास आए, यार अबे हमने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया था, हमारा काफ़ी लॉस हो गया। तो फिर मैं उन्हें बोला आप क्यों इंडिविजुअल स्टॉक के पीछे भागते हो, आप इंडियन इकोनॉमी में इन्वेस्ट करो, आप निफ्टी में इन्वेस्ट करो। तो फिर उन्होंने बोला चल तू बोलता है तो ये भी करके देख लेता है। तो फिर उन्होंने निफ्टी में इन्वेस्ट कर दिया। फिर 15 दिन बाद वो मुझे ढूंढने लगे, यार अभय कहाँ है, किसी ने अभय को ढूंढा है क्या, अभय कहीं मिले तो हमें बताना। अब मैं बड़ा घबरा गया। तो फिर मैं टीवी ऑन करके देखा कि कहीं निफ्टी की वैल्यू नीचे तो नहीं गिर गई। अच्छा, निफ्टी की खास बात क्या है कि वो शॉर्ट टर्म में वॉलेटाइल नहीं होती, मतलब वो शॉर्ट टर्म में ना ही ज़्यादा बढ़ती है ना ही ज़्यादा गिरती है, उसका जो भी मूवमेंट होता है वो लॉन्ग रन में होता है। तो फिर मैंने देखा टीवी में तो निफ्टी की वैल्यू तो नीचे गिरी नहीं, इनफैक्ट थोड़ी सी ऊपर ही गई है। तो फिर मैं उनके पास गया तो बोला क्या हो गया, तो बोला यार अबे तूने हमें बोला क्या बोल दिया निफ्टी में इन्वेस्ट करने। बोला हाँ, तो दिक्कत क्या है यार, हमने इन्वेस्ट तो कर दिया। बोला हाँ ठीक है, तो फिर प्रॉब्लम क्या हुई, हमने इन्वेस्ट तो कर दिया यार, मगर तूने तो हमारा एंटरटेनमेंट ही छीन लिया। मैंने बोला मैं मतलब समझा नहीं, मतलब पहले हम इन्वेस्ट करके हर दिन टीवी ऑन करके देखते थे कि आज न्यूज़ में क्या दिखा रहा है, आज कौन सा स्टॉक कैसा परफॉर्म करेगा, आज सेक्टर कौन सा बेटर परफॉर्म करेगा, बजट में क्या अनाउंस कर रहा है। यार तूने तो बोला निफ्टी खरीद के छोड़ दे, तूने तो हमारा एंटरटेनमेंट ही खत्म कर दिया। मैं बड़ा हैरान हुआ। मेरे पापा भी ये बात बोलते हैं कि यार अभी तो बोलता तो ठीक है मगर इसमें मज़ा नहीं आ रहा। मैं पापा को बोलता हूँ अगर अपने को मज़ा लेना है तो अपने वेगस चलते हैं, गोवा चलते हैं, वहाँ जुआ खेलते हैं, गलती से हार भी गए तो कम से कम मज़ा तो आएगा। तो मैं बड़ा हैरान होता हूँ ये सुन के, क्या लोग मज़ा लेने के लिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। तो अब हमें समझना पड़ेगा डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टिंग, ट्रेडिंग एंड स्पेक्यूलेशन। मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो है इन्वेस्टिंग। आप इन्वेस्ट करते हो उस चीज़ में आपको जिसमें बिलीव होता है कि उसका फ्यूचर का कैश फ्लो हाई होगा। और स्पेक्यूलेशन और ट्रेडिंग क्या हो गया कि आपने एक स्टॉक खरीदा कोई न्यूज़ देख के या फिर आपको कोई फ्रेंड्स ने बोल दिया और आपको लगता है वो ऊपर जाएगा, और जैसे ही वो ऊपर जाएगा आप उसे बेच दोगे। ये आपको लगता है, आपका कोई स्ट्रॉन्ग बिलीव नहीं है इसके ऊपर। तो बाय नाउ जो नो नथिंग इन्वेस्टर है, मेरे हिसाब से उनको सब समझ में आ गया होगा कि अब करना क्या है। मगर एक प्रॉब्लम है, हम इंडियंस लोग की प्रॉब्लम है कि हम सब इतना जल्दी से कोई चीज़ मानते नहीं है। हम सबको प्रूफ चाहिए होता है, खास करके जब बात पैसे की हो तो प्रूफ देने के लिए मैं हिस्टोरिकल डेटा को रेफर करना चाहूँगा। ये जैसे सेंसेक्स का चार्ट है, आप देख सकते हो कि सेंसेक्स 1979 में चालू हुई थी। 1979 में जब चालू हुई थी तो उसकी वैल्यू थी 100। आज की डेट में उसकी वैल्यू है 52,000। ईज करने के लिए 50,000 ले लेते हैं। इसका मतलब कि
42 ईयर्स में अगर आपने 100 रुपये सेंसेक्स खरीदा होता और अभी तक खरीद के छोड़ दिया होता तो आपको 100 रुपये का 50,000 मिलता, मतलब कि 42 ईयर्स में 500 टाइम्स का रिटर्न। तो लोग मुझसे पूछते हैं क्या ये पैसा कमाना इतना आसान है? मैं बोलता हूँ हाँ, आपको कुछ भी नहीं करना था, आपको बस सेंसेक्स खरीद के छोड़ देना था। और 2018 तक तो इसमें LTCG भी नहीं था, मतलब 2018 तक तो इसमें कोई टैक्स भी नहीं था, और डिविडेंड जो मिला उसकी बात तो अलग, उसकी मैं कर ही नहीं रहा हूँ। तो लोग मुझे बोलते हैं यार इसमें कुछ तो कैच होगा, इतना आसान तो नहीं है पैसा कमाना। मैंने बोला बहुत बड़ा कैच है सर। सबसे इम्पोर्टेंट था कि 1979 में आपने खरीदा होता, अभी तक होल्ड किया होता, मगर आपने तो होल्ड किया ही नहीं, आपने तो बेच दिया। आपने टीवी देखा, सबसे ज़रूरी था कि आप टीवी नहीं देखते। अब सिनेरियो कैसा था मैं आपको समझाता हूँ। अगर आपने खरीदा होता और टीवी देखा होता तो ऐसा होता। 1982 में करेंसी क्राइसिस जिसके कारण स्टॉक मार्केट नीचे गया। फिर 1992 में हर्षद मेहता स्कैम जिसमें उस बारे में बोला वापस स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया। फिर आया आपका 2000.com बबल क्राइसिस, फिर 2008 हाउसिंग क्राइसिस, फिर डिमोनेटाइजेशन। आप इतना न्यूज़ सुनते और आप कंफ्यूज हो जाते और आप घबरा जाते और आप स्टॉक मार्केट से पैसा निकाल लेते। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप बिलीव करो कि एक ही चीज़ आपको याद रखना है कि नो मैटर व्हाट एवर हैपेंस द नेक्स्ट जनरेशन विल ऑलवेज लीव अ बेटर लाइफ। और आपको कुछ नहीं करना, आपको खरीद के छोड़ देना है। आपको पता है कि इंडिया की इकोनॉमी ऊपर ही जाएगी, मगर वो कैसे जाएगी, उसका रास्ता कैसे होगा वो अपन को नहीं पता। तो मैं जब ये बात अपने नाना को बोलता हूँ तो मेरे नाना बोलते हैं कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, अगर तू कहीं भी पैसा इतने लंबे समय के लिए डाल देता तो वो उतना ही ग्रो होता। तो मैंने पूछा नाना कहीं भी से आपका क्या मतलब है? बोले तू बैंक में डालता या फिर गोल्ड सोना खरीद के छोड़ देता। तो फिर चलिए समझते हैं, अगर आप बैंक में पैसा डालते तो क्या होता? बैंक का रिटर्न मैं मान के चलता हूँ 9%। हालांकि अभी 7% है, लेकिन मैं ज़्यादा लेके चलता हूँ, 9% लेके चलता हूँ। अच्छा, एक रूल ऑफ 72 है, एक रूल ऑफ 72 है जो ये बताता है कि 72 डिवाइड बाय अगर आप रेट करते हो तो जो भी वैल्यू आती है तो उतने साल में आपका पैसा डबल होगा। मतलब 72 डिवाइड बाय 9 8 साल। मतलब अगर आप 8 बैंक में पैसा डाल रहे हो और बैंक आपको 9% के रेट से इंटरेस्ट दे रहा है तो आपका पैसा 8 साल में डबल होगा। तो मान के चलते हैं 0 ईयर था, मैंने उसमें 100 रुपीज़ इन्वेस्ट किया और 8 साल के बाद वो पैसा डबल हो गया, मतलब 200। और फिर वापस 16वां साल में ये पैसा डबल हो गया 400। फिर 24th ईयर में ये पैसा डबल हो गया हुआ 800। 32 ईयर में ये हुआ 1600 और फिर 40 साल के बाद ये पैसा हुआ 3200। मतलब कि अगर आपने बैंक में पैसा डाला होता तो वो 100 रुपये का 3200 होता, मतलब 32 टाइम्स रिटर्न। और वही अगर आपने निफ्टी सेंसेक्स खरीद के छोड़ दिया होता तो ये होता 100 रुपये का 50,000, मतलब 500 टाइम्स रिटर्न। आप देख सकते हो ह्यूज डिफरेंस। और अगर मैं CAGR की बात करूँ, जैसे यहाँ बैंक में 9% है और अगर मैं इसमें इंटरेस्ट की बात करूँ तो जैसे 2018 तक सेंसेक्स की वैल्यू थी 35,000 और अभी उसकी वैल्यू है एक बार 50,000 पकड़ते हैं। और 2018 के बाद जो टैक्स लगा तो टैक्स का वैल्यू होगा 1500। तो इवन आफ्टर टैक्स उसकी जो वैल्यू होती है वो है 48,500। और अगर मैं इसके रिटर्न की बात करूं तो ये रिटर्न आ रहा है मेरा 15.86% और डिविडेंड इसमें अलग से मिला 1.5%। जो रेट हुआ वो 17.3%, मतलब एवरेज में 17% का रिटर्न। और यही अगर आप बैंक में इन्वेस्ट करते तो 9% का। अब चलिए गोल्ड को भी देख लेते हैं। आज गोल्ड का जो वैल्यू है, 1 kg गोल्ड की प्राइस है 1 kg गोल्ड की वैल्यू है 50 लाख रुपीस। और यही 40 साल पहले गोल्ड की 1 kg की कीमत थी 1.5 लाख रुपए। तो अगर मैं इसका रेट कैलकुलेट करूं तो ये भी आ रहा है 9.16%। ह्यूमन माइंड की प्रॉब्लम क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। वो बस नंबर देख के भेज जाता है कि 1.5 लाख का वो 50 लाख हो गया, गोल्ड कितना अच्छा इन्वेस्टमेंट है या बैंक कितना इन्वेस्टमेंट है, मगर वो रेट कैलकुलेट नहीं करता। अगर आपको ट्रू पिक्चर देखना है तो आप लोग को एक्चुअल में IRR कैलकुलेट करना चाहिए। अब अगर मैं जैसे आपको ये फिगर भी दिखा दूँ यहाँ पर, अगर आप गोल्ड प्राइस भी देखोगे तो ये देखिए गोल्ड प्राइस जो चल रही है अराउंड अभी 1.37 हाँ 44 लाख के अराउंड चल रही है। मैं 50 लाख पकड़ा और इधर भी आप देख सकते हो अराउंड 1980s में
1.5x के अराउंड जा सकती है। तो फिर जब मैंने नाना को ये बोला तो नाना ने बोला इसमें कौन सी बड़ी बात है। मैं 1970 में सिलीगुड़ी आया था 1 रुपया लेके, और आज मैंने उसका करोड़ रुपया कमा लिया। अच्छा हुआ मुझे तेरे जैसा कोई नहीं मिला जिसने जो बोलता स्टॉक मार्केट पैसा डाल दे, नहीं तो मैं इतना ट्रीट नहीं कर पाता। तो फिर उन्होंने बोला मेरा तो साल का CAGR 100% है, तो यहाँ 17-18% की बात कर रहा है। तो मैं मेरे नाना जी को बोला, अरे नाना जी आप क्या बात कर रहे हो, मैं आपको ऐसा तरीका बताता हूँ जिससे आपका साल का तो छोड़ो, दिन का CAGR 100% होगा। तो वो बोले हैरान हुए, उन्होंने बोला अरे ऐसा क्या है, तू पहले क्यों नहीं बताया, तू कहाँ छुपा हुआ था, जल्दी बता मुझे। तो फिर मैंने अपने नाना जी को बोला, नाना जी आपको कुछ नहीं करना, आपको बस एक कुल्हाड़ी खरीदनी है। तो एक कुल्हाड़ी अराउंड 300 रुपये की आ जाएगी। तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है खरीद लेंगे। उसके बाद क्या करना है, फिर मैंने बोला आपको एक गड्ढा खोदना है। तो मैंने बोला गड्ढा कहाँ खोदना है, मैंने बोला गड्ढा कहीं भी खोद सकते हो, सिलीगुड़ी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का काफ़ी काम चलता रहता है जहाँ पर गड्ढा खोदने का काम होता है, वो आपको दिन का 600 रुपये देंगे। मतलब कि आपका इन्वेस्टमेंट 300 रुपये था, और अगर आप गड्ढा खोदते हो तो आपका जो रिटर्न होगा वो 600, मतलब डबल, मतलब दिन में 300 लगाया और 600 होगा। और यही अगले दिन जब आप गड्ढा खोदोगे तो आपका तो इन्वेस्टमेंट भी 0 और आपका रिटर्न कितना हो गया, इनफाइनाइट। तो अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आप लोग में से क्या किसी का भी जो बिजनेस है उसका दिन का आपका रिटर्न CAGR क्या 100% है? कोई भी है आप लोग में से, या आपको लगता है आपके जान पहचान में किसी का होगा? मैं आज तक कितने जन का ऑडिट किया हूँ, लेकिन मुझे आज तक ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं मिला जिसका दिन का जो रिटर्न है वो 100% होगा। तो समझते हैं हम सब गड्ढा क्यों नहीं खोदते। 2 चीज़ है, एक है एक्टिव इनकम और दूसरा है पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम वो होता है जिसके लिए हम काम करते हैं, एक्टिव इनकम वो होता है जिसके लिए हमें एजुकेशन की दरकार है, जैसे मैं बोल रहा था आपको। एक्टिव इनकम हमें हेल्प करता है बिजनेस करने में, जॉब्स करने में, हमारे प्रोफेशन में। और दूसरा होता है पैसिव इनकम, जिसके लिए हम काम नहीं कर रहे होते। पैसिव इनकम इज द इनकम वेयर मनी वर्क फॉर अस, मतलब पैसा हमारे लिए काम कर रहा होता है। अब एक्टिव इनकम की खास बात यह है कि उसका रिटर्न बहुत हाई होता है, जैसे कि कुल्हाड़ी वाले के केस में, मगर उसकी स्केलेबिलिटी हाई नहीं होती। मतलब कि अगर मान लीजिए कुल्हाड़ी वाला के पास 100 हाथ होता और एक बार में 100 गड्ढा खोद रहा होता, तो आई थिंक दैट वुड हैव बीन अ ग्रेट बिजनेस, मगर ऐसा नहीं है। और पैसिव इनकम की खास बात ये होती है कि उसकी रिटर्न कम होती है मगर उसकी स्केलेबिलिटी बहुत हाई होती है। और दुनिया में कोई भी आदमी ज़्यादा रिटर्न से अमीर नहीं बनता मगर स्केलेबिलिटी से अमीर बनता, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो हर कुल्हाड़ी वाला दुनिया का सबसे अमीर आदमी होता। तो अब हम समझते हैं ये जो मैं स्केलेबिलिटी की बात कर रहा हूँ ये क्या है। हम सबको स्कूल और कॉलेजेस में एक फॉर्मूला सिखाया जाता है जो है फ्यूचर वैल्यू इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1+r⁴n। हम सबको अक्सर लगता है कि अगर हम r को बड़ा कर लें तो हमारी जो फ्यूचर वैल्यू हम लोग इसको बड़ा कर सकते हैं, मगर ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। अगर हम लोग लॉन्ग रन में वेल्थ क्रिएट करना है तो हमें फोकस करना पड़ेगा n पे, नंबर ऑफ ईयर्स पे, या फिर प्रेजेंट वैल्यू जो प्रिंसिपल अमाउंट हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये बेसिकली ये फॉर्मूला हमें दिखाता है कंपाउंडिंग क्या कर सकता है। इवन एल्बर्ट आइंस्टाइन ये चीज़ बोल के गए हैं कि कंपाउंडिंग इज द 7th वंडर ऑफ दिस वर्ल्ड। अब कंपाउंडिंग की ताकत क्या है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। अच्छा, मैं तो जैसे 17% की बात कर रहा था, वॉरेन बफे की जो मैं बात कर रहा हूँ, वॉरेन बफे हर साल अपना जो रिटर्न है वो पब्लिश करता है। तो देखते हैं जिन्हें हम स्टॉक मार्केट का भगवान मान रहे हैं वो 6 रिचेस्ट आदमी कितने रिटर्न से बना है। ये लेटर्स टू शेयर होल्डर्स है, ये वॉरेन बफे हर साल पब्लिश करता है। जैसे 1965 से लेके 2020 तक डेटा है, आप ये देख सकते हो उसकी कंपनी का रिटर्न है। जैसे कभी 50%, कभी -4.6, कभी पॉजिटिव, कभी -50। मतलब आप देख सकते हो कि भगवान का भी रिटर्न कभी कभार नेगेटिव हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि उसका रिटर्न भी हमेशा पॉजिटिव हो। और अगर मैं CAGR की बात करूँ तो उसका जो CAGR है वो है सिर्फ 20%। ये सुनने को तो सिर्फ लगता है, मगर जब आप लॉन्ग रन में कंपाउंड करोगे तो इसकी मदद से आप दुनिया के सिर्फ अमीर आदमी भी शायद बन सकते हो। तो यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि रिटर्न ज़्यादा हाई इंपॉर्टेंट नहीं करता मगर स्केलेबिलिटी मतलब पीरियड हाई वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि एक्टिव इनकम खराब है, बोथ आर इंपॉर्टेंट, बोथ एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम। क्योंकि आप एक्टिव इनकम मतलब आपका मेन बिजनेस है, उसी से पैसा जोड़ जोड़ के पैसिव इनकम में इन्वेस्ट करते हो।
और लॉन्ग रन में पैसिव इनकम इतना बड़ा हो जाता है कि एक्टिव इनकम उसके सामने बहुत छोटा रहता है। तो यहाँ तक मैंने सेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कर दिया है कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए जो नॉलेज हम लोगों को चाहिए वो क्या है, जीरो। क्योंकि आप लोगों को तो कुछ नहीं करना, आपको तो बस याद रखना है कि नो मैटर व्हाट एवर हैपेंस द नेक्स्ट जनरेशन विल ऑलवेज गिव अ बेटर लाइफ, और इंडिया की इकोनॉमी में भरोसा रखना और लॉन्ग रन में पैसा इन्वेस्ट कर देना। तो अब आता हूँ दूसरे रिस्क की तरफ, दूसरे पॉइंट की तरफ, क्वेश्चन की तरफ, वो है रिस्क। इसमें रिस्क क्या है? नॉलेज को तो मैंने आंसर कर दिया, इसमें रिस्क ऑफ इन्वेस्टिंग क्या है? सबसे बड़ा रिस्क है लॉस ऑफ कैपिटल, मतलब कि पैसा खो जाने का, पूरा जीरो हो जाने का डर। अच्छा, एक कहानी बताता हूँ। मेरा एक दोस्त था जिसने दिल्ली में एक प्लॉट लिया था, तो जो बोला यार मैंने दिल्ली में प्लॉट लिया है, बस 10 साल के अंदर ये पैसा 100 गुना हो गया। तो मैंने उससे बोला तो क्या बात कर रहा है, यही अगर तूने साउथ दिल्ली में प्लॉट लिया होता तो ये 200 गुना हो चुका होता, मगर यही अगर गलती से तूने प्रोजेक्ट में डाला होता आम्रपाली जैसे प्रोजेक्ट या रोज वैली जैसे प्रोजेक्ट में, तो आज वो अमाउंट जीरो हो चुका होता। मतलब ये सब चीज में भी पैसा जीरो होने का डर है। तो क्वेश्चन है क्या स्टॉक मार्केट या निफ्टी में जब हम पैसा डाल रहे हैं तो क्या उसमें जीरो होने का डर है? नहीं। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए कभी वॉर भी हो जाती है तो उस समय की जो टॉप 50 कंपनीज होगी वो वेपन्स बेच रही होगी या वो फूड बेच रही होगी, तो इसमें कैपिटल कम तो हो सकता है मगर कभी जीरो नहीं हो सकता। तो फिर इनफैक्ट वॉरेन बफेट का एक रूल ऑफ इन्वेस्टिंग है, उसका 2 रूल ऑफ इन्वेस्टिंग है। पहला रूल है नेवर लूज योर कैपिटल, और सेकेंड रूल है नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1। मगर इसका मतलब कि वो इतना फोकस कर रहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए आपको कैपिटल अपना कभी नहीं खोना चाहिए। तो इसमें चलिए लॉस ऑफ कैपिटल का रिस्क तो नहीं है, तो इसमें निफ्टी में इन्वेस्ट करने का रिस्क है क्या? इसमें जो रिस्क है वो है रिस्क ऑफ वोलेटिलिटी, मतलब उतार चढ़ाव। अब उतार चढ़ाव से मेरा क्या मतलब है मैं आपको बताता हूँ। ये सेंसेक्स का डेटा है। मान लेते हैं कि आपने 1987 में, जैसे 1987 में स्टॉक मार्केट की जो वैल्यू थी वो अराउंड थी 500 पॉइंट्स। फिर 1992 में ये बढ़ के हो गया अराउंड 3-4 हज़ार पॉइंट, मतलब कि 5 साल में पैसा 8 गुना हो गया। तो जब 1992 में अगर आप होते तो आप ये बोलते कि यार अभय ठीक बोलता था कि स्टॉक मार्केट में बहुत पैसा कमाया जा सकता है, काश हमें अभय जैसा आदमी पहले मिल जाता। तो आपने क्या किया? तो आपने बोला चलो कोई बात नहीं, अब अभी देर तो क्या हुई, अभी डाल देते हैं। तो फिर आपने क्या किया? बैंक से सारा पैसा निकाला और आपने सेंसेक्स में इन्वेस्ट कर दिया। फिर 1992 से 2002 तक अगर मैं देखूं तो स्टॉक मार्केट एकदम फ्लैट रहा, कोई मूवमेंट नहीं, इनफैक्ट थोड़ा नीचे ही गया। तो फिर 2002 में आपने क्या बोला होता? यार मुझे तो अभय ने बोला था स्टॉक मार्केट में पैसा डाल, मैंने डाल दिया। मेरे घर वाले परिवार वाले तो शुरू से बोलते थे स्टॉक मार्केट एक जुआ है, मेरा तो नुकसान हो गया। फिर आप क्या करते? आप बैंक स्टॉक मार्केट से सारा पैसा निकाल के दुखी मन से वापस बैंक में डाल देते। फिर 2002 से लेके 2008 तक ये पैसा ऑलमोस्ट 21,000 हो गया था, मतलब कि 6 साल में 7 गुना हो गया था। फिर आपने बोला अच्छा अब समझ में आया, लंबे समय में स्टॉक मार्केट में पैसा बढ़ता है ना कि छोटे समय में। फिर आपने क्या किया? फिर आपने बैंक से पैसा निकाला और फिर 2008 की पीक में आपने पैसा वापस स्टॉक मार्केट में डाल दिया। फिर आया आपका 2008 का क्राइसिस, फिर आपका आया फिर आपका आया डिमोनेटाइजेशन, ये सब। तो हमें ये चीज़ समझनी है कि ह्यूमन साइकोलॉजी कैसे काम करती है। ये है रिस्क ऑफ वोलेटिलिटी। आप देख सकते हो कि लॉन्ग रन में तो मार्केट ऊपर गया है मगर बीच में बहुत उतार चढ़ाव गया है। तो रिस्क ऑफ वोलेटिलिटी ये होती है कि कहीं गलती से आप पैसा उस समय नहीं डालते जब मार्केट सबसे अपने पीक में हो, जैसे मैंने अभी जो एग्जांपल दिया उसमें होता है। तो अब क्वेश्चन है ये रिस्क को कैसे हम लोग टैकल कर सकते हैं? इसका आंसर है सिर्फ SIP करके, मतलब कि आप मंथली या एनुअली SIP करके इस रिस्क को कम कर सकते हैं। तो अब क्वेश्चन है SIP किस में करें? किंगफिशर जैसी कंपनी में। अगर हमने किंगफिशर जैसी कंपनी में किया होता तो पैसा डूब चुका होता, मतलब रिस्क जो पहला लॉस था, लॉस ऑफ कैपिटल रिस्क, वो हो जाता। तो क्वेश्चन है सिर्फ करना किस में? हमको सिर्फ करना है निफ्टी में। निफ्टी मतलब इंडियन इकोनॉमी में।
तो अब जैसे एक दोहा है जो मैं अक्सर बोलता हूँ कि सुख में सब इन्वेस्ट करें, दुख में करे ना कोई। सुख में सब इन्वेस्ट करे, दुख में करे ना कोई, मगर जो दुख में इन्वेस्ट करे प्रॉफिट उसी को होए। मतलब ये है कि अगर हम सिप भी कर रहे होते हैं तो जब मार्केट गिर रहा होता है तो हमें लगता है कि अब आगे बहुत खराब होने वाला है और हम उस समय अपना सिप बंद कर देते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए आपने इस पॉइंट में तो सिप किया होगा, मगर ये पॉइंट जब भी आया होगा आप घबरा गए होंगे और आपने सिप बंद कर दिया होगा। मगर आप समझिए होता क्या है, अगर मान लीजिए ये यहाँ मार्केट 20,000 था, अगर यहाँ आपने पैसा डाला होता और आज 50,000 हो गया है, तो यहाँ पैसा डालने से आपको ज़्यादा मुनाफा होता है कि अगर आपने ये 10,000 जब पॉइंट था यहाँ पैसा डाला होता तो आपको ज़्यादा मुनाफा यहाँ होता। ऑब्वियस सी बात है, 10,000 में जब मार्केट नीचे में आपने डाला होता तो आपको ज़्यादा मुनाफा होता। तो सिप करने से क्या होता है, आपने यहाँ भी पैसा डाला, यहाँ भी डाला, यहाँ भी डाला, यहाँ भी डाला, यहाँ भी डाला, इससे होता है कि जो रिस्क है वो एवरेज आउट हो जाता है। मतलब आपको जो रिटर्न है ऐसे ऐसे नहीं मिलता, मगर एक स्ट्रेट लाइन में मिलता है, एक एवरेज रिटर्न मिलता है। तो ये चीज़ हमें हमेशा ध्यान रखना है कि अगर हम इन्वेस्ट करें तो हमें सिप करना है। और एक चीज़ मैं बता दूं, स्टॉक मार्केट में हमें वही पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए जो हमें 10 साल तक नहीं चाहिए, बिकॉज स्टॉक मार्केट आर ऑलवेज प्रॉफिटेबल इन द लॉन्ग रन बट नॉट इन द शॉर्ट रन। अगर कोई पैसा है जो हमें 5 या 6 साल तक नहीं चाहिए, वो हमें बैंक या डेट फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। बैंक तो मैं ऐसे नहीं प्रेफर करता, या डेट फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। मगर फिर भी हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी, मन बहुत चंचल होता है, वो समझता नहीं है। तो इसको टैकल करने के लिए मैंने एक फ्रेमवर्क डिज़ाइन किया है जिससे जो देख के आपको समझ में आएगा और अपना मन को कंट्रोल कर सकते हो कि हाँ मुझे SIP बंद नहीं करनी। इनफैक्ट जब मार्केट नीचे जाएगा तो आपको SIP के अमाउंट खुश डबल कर देनी चाहिए और आपको खुश होना चाहिए कि इस टाइम में मैं जो पैसा डाल रहा हूँ उसका रिटर्न ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि आपको तो बिलीफ है कि इंडियन इकोनॉमी अच्छा ही करेगी एंड नो मैटर वॉट एवर हैपेंस द नेक्स्ट जनरेशन विल ऑलवेज लिव अ बेटर लाइफ। तो अब ये सेशन पार्ट का ये सेशन खत्म होने से मैंने एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर कर दिया है, जो है कि रिस्क क्या है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का और टाइम कितना इन्वॉल्व होगा। टाइम इन्वॉल्व कुछ भी नहीं होगा क्योंकि आपको बस SIP करना है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों के दिमाग में होगा, यार अभय इतना टाइम से बोल रहा है कि निफ्टी खरीद दो, मगर मुझे तो बताओ यार कैसे। तो इसके बारे में मैं आता हूँ। मगर एक और दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होगा कि गारंटी क्या है कि ये जो 16-17% जो मैं दिखाया हूँ ये रिटर्न मिले, क्योंकि ये जो मैंने डेटा दिखाया ये पास्ट डेटा है, ये जो बीत चुका ये इतिहास है। और मेरा भी ये मानना है कि हम कभी भी पास्ट डेटा देख के ये नहीं बता सकते कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। हालांकि जो भी म्यूचुअल फंड कंपनी जैसे है वो आपको पास्ट डेटा बता के दिखाती कि देखिए इसका पास्ट में परफॉर्मेंस ऐसा था तो फ्यूचर में ऐसा परफॉर्मेंस होगा, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि पास्ट डेटा कभी भी आपको ये नहीं बताता कि फ्यूचर में क्या होगा। तो फिर समझते हैं कि गारंटी क्या है कि हमें फ्यूचर में ऐसा रिटर्न मिलेगा। समझते हैं, बैंक में आप अगर पैसा डालते हो तो बैंक आपको कितना % इंटरेस्ट में पैसा देता है? 6% या 7% FD कर दिया तो फिर आपने वो पैसा बैंक में डाल दिया, बैंक उस पैसे का क्या करता है? बैंक को किसको लोन देता है? तो वो लोन देता है तो वो कितने रेट में लोन देता है? अराउंड 10 से 12% में। तो और वो जिसको लोन दे रहा होता है वो पैसा क्यों ले रहा होता है? जैसे मान के चलते रिलायंस जैसी कंपनी, बैंक ने रिलायंस को पैसा दिया या रिलायंस ने बैंक से पैसा लिया 10 या 12% में। रिलायंस क्यों पैसा लेता है? क्यों? क्योंकि रिलायंस को पता है वो इससे जो पैसा कमाएगा वो 12% से ज़्यादा होगा और वो 12% बैंक को चुका के अपना प्रॉफिट अपने पास रख लेगा। मतलब कि जो इंडस्ट्री का रेट है वो हमेशा बैंक के रेट से ज़्यादा होता है। और तो हम समझते हैं कि इसकी क्या गारंटी है कि बैंक जो इंडस्ट्री का रेट है वो बैंक के रेट से ज़्यादा होगा। अच्छा, एक और चीज़ बता दूं, अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप लोगों ने बैंक में पैसा डाला है, आप अपना इंटरेस्ट तो छोड़ो, आपको प्रिंसिपल अमाउंट तक नहीं मिलेगा अगर इंडस्ट्री का रेट बैंक के रेट से कम होता है। और आप लोगों को ये पता होगा कि गवर्नमेंट की ये रूल है कि आपने नो मैटर कितना अमाउंट भी सपोज FD में डाला होगा, आपने 5 करोड़ का अमाउंट भी अगर FD में डाला होगा तो अगर कुछ हो जाता है तो आपका सिर्फ 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस किया, आपको सिर्फ बैंक की लाइबिलिटी 5 लाख रुपए तक देने की ही है। हालांकि कभी ऐसा हुआ नहीं है और इनफैक्ट 1-2 साल पहले तक तो ये अमाउंट 1 लाख थी, अभी ये बढ़ के 5 लाख रुपए हो गए। तो फिर आप समझते हैं कि इसकी क्या गारंटी है कि जो इंडस्ट्री का रेट है बैंक रेट से ज़्यादा होगा।
तीन फोर्सेस हैं जो इंश्योर कर रहे हैं कि इंडस्ट्री का रेट बैंक रेट से ज़्यादा होगा। सबसे पहला एंटरप्रेन्योर खुद, सपोज मुकेश अंबानी कभी नहीं चाहेगा कि उसका जो इंटरेस्ट है वो बैंक रेट से कम हो, क्योंकि वो खुद चाहता है कि प्रॉफिट कमाए और नहीं भी तो कम से कम बैंक का इंटरेस्ट चुकाए, अपने पॉकेट से तो नहीं चुकाए। मान लेते हैं कि मुकेश अंबानी से ये काम नहीं हो पा रहा है, तो फिर आता है बीच में आरबीआई क्या करेगा? अच्छा, आरबीआई के बारे में मैं बता दूं, नहीं पता है तो आरबीआई वो संस्था है जो नोट प्रिंट करती है, वो उसे बोला जाता है बैंकर ऑफ द बैंक, मतलब बैंकों का भी बैंक होता है। तो अगर एंटरप्रेन्योर नहीं कुछ कर पाया तो फिर बीच में आएगी आरबीआई क्या करेगी? आरबीआई इंटरेस्ट रेट नीचे करेगी। आरबीआई जब इंटरेस्ट रेट नीचे करेगी तो इससे डिमांड ज़्यादा होगी तो कंपनी प्रॉफिट ज़्यादा कमा पाएगी, प्रॉफिट ज़्यादा, सेल ज़्यादा होगा, सेल ज़्यादा होगा, प्रॉफिट ज़्यादा होगा। मान के चलते हैं अगर आरबीआई से भी ये काम नहीं हुआ तो बीच में आएगा गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट लाइसेंसेस फ्री में देगी, कोल माइन फ्री में देगी, स्पेक्ट्रम जैसे फ्री में देगी। बैंक कभी नहीं चाहेगी कि इंडस्ट्री का रेट बैंक रेट से कम हो, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी और वो पूरा कोशिश करेगी इकोनॉमी को बचाने के लिए। तो और हम भी कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं? हम इन्वेस्ट कर रहे हैं इंडिया की इकोनॉमी में। और हमें और एक और चीज़ मैं बता दूं, एक और रीज़न कि ये जो मैं इंटरेस्ट बोल रहा हूँ 14% क्यों होगा। जनरली हमारी जो इंडिया की जीडीपी है उसका जो ग्रोथ एस्टिमेशन है वो है 7 से 8%, और ये रियल रेट है, इसमें इन्फ्लेशन नहीं जुड़ा हुआ। और इन्फ्लेशन जनरली चलता है 6%। अगर हम इसमें इन्फ्लेशन जोड़े 8 + 6 मतलब 14%, मतलब कि इंडिया की जो जीडीपी है वही 14% से, वही आपकी पूरा का पूरा 14% से ग्रो कर रही है। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, जीडीपी मतलब सब सेक्टर, ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर सब आता है। और मैं जिनकी बात करूँ, मैं बस टॉप 50 कंपनीज की बात कर रहा हूँ। धीरे धीरे क्या हो रहा है, लॉन्ग रन में अनऑर्गेनाइज सेक्टर भी ऑर्गेनाइज सेक्टर में जुड़ता जा रहा है। तो जो टॉप 50 कंपनी की रिटर्न होगी ये 14% तो होगी, मगर उससे 1-2% ज़्यादा ही होगी। तो ये रीज़न है, ये गारंटी है कि ये जो फ्यूचर में है ये रिटर्न क्यों होगी। तो अब मैं अपने नेक्स्ट पार्ट में मूव करना चाहूँगा, जिसे मैं बोलता हूँ फाइनेंशियल प्लानिंग, और जिसे मैं बोलता हूँ 21-21 फॉर्मूला। मतलब मैं ये बोलता हूँ कि सपोज आप 21 ईयर्स के हो और आप रिटायर हो रहे हो 60 की एज में, मतलब आज से 40 साल बाद। अच्छा, मैं जब ये फिगर बोलता हूँ तो काफ़ी लोग अब मायूस हो जाते हैं, क्योंकि वो सोच रहे होते हैं यार वो तो 40 साल बाद लेके चला गया, हम तो सोचे 15 साल नेक्स्ट ईयर में वो कौन सा आईफोन या OnePlus का फोन आ रहा था तो वो खरीदने का सोच रहे थे। तो फिर वॉरेन बफेट बात होता है, अगर हमें लाइफ खुल के जीना है तो हमें सबसे पहले 2 चीज़ सिक्योर कर लेनी चाहिए। एक है हेल्थ और दूसरा है वेल्थ। हेल्थ तो आप सब योगा और जिम जाके कर ही लोगे, और वेल्थ कैसे सिक्योर करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो फिर आपको क्या करना है, आप मान लीजिए 21 ईयर्स के हैं, आज से 40 साल बाद आप रिटायर हो गए, मतलब 60 की एज में, और आपको 21,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करना है। तो मैं जब ये 21,000 बोलता हूँ तो कई लोग बोलते हैं चल ठीक है इन्वेस्ट कर देंगे, और कई लोग हैं जो बोलते हैं यार ये बहुत ज़्यादा पैसा है, हमारे पास तो इतना नहीं है, हम नहीं इन्वेस्ट करना। फिर मैं जब उन्हें थोड़ा समझाता हूँ तो वो बोलते हैं चल ठीक है तू बोलता है तो कर देते हैं। फिर मैं उनसे पूछता है अभी तो आपने थोड़ी देर पहले बोला था आपके पास है नहीं, अभी आप कहाँ से पैसा लेके आओगे? तो फिर वो जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं वो मेरे हिसाब से इन्वेस्टिंग की दुनिया में गलत है। वो बोलते हैं कि मैं ये पैसा पापा से ले आऊँगा। तो मैं बोलता हूँ कि मेरा ऐसा मानना है कि अगर इंसान को कोई चीज़ बड़ी आसानी से मिल जाए तो उसकी जो सक्सेस होने की चांसेस है वो बहुत कम हो जाती है। और वही अगर यंग एज में उन्हें कोई चीज़ से डिप्राइव किया गया हो तो उनके अंदर जो ग्रीड फॉर बीइंग सक्सेस है वो बहुत हाई होती है। मैं गलत हो सकता हूँ मगर ये बस मेरा मानना है। इनफैक्ट आप लोगों को जान के हैरानी होगी कि वॉरेन बफेट ने अपना 98% वेल्थ डोनेट कर दिया है। तो किसी ने उनसे पूछा कि आप अपने बच्चों के लिए तो कुछ छोड़ के नहीं जा रहे, तो उन्होंने जो बोला बहुत अच्छा था। उन्होंने बोला कि मैं अपने बच्चों के लिए इतना छोड़ के जाना चाहता हूँ कि उन्हें लगे कि वो दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं, मगर मैं अपने बच्चों के लिए इतना छोड़ के नहीं जाना चाहता कि अब उन्हें लगे उन्हें उस दुनिया में कुछ करने की दरकार ही नहीं है। तो फिर मैंने बोला आप पापा से तो पैसा नहीं मांग सकते। तो फिर अब अगला सवाल आता है अगर मैं पापा से नहीं मांग सकता तो फिर मैं क्या करूँगा? तो फिर वो बोलते हैं, फिर मैं उन्हें एक कहानी सुनाता हूँ कि मान लीजिए हुआ यूँ कि मैं बहुत छोटा था। तो हुआ यूँ कि मैं बहुत छोटा था और
मेरे दादा एक दिन मेरे पास आए और बोले यार तू अपने परिवार के लिए एसेट है या लाइबिलिटी है। मैं बोला ये एसेट लाइबिलिटी मतलब क्या, तब तो मैं छोटा था, मैं कुछ समझा नहीं। तो उन्होंने बोला तू अपने परिवार को सिर्फ देता रहता है या फिर लेता रहता है। तो मैंने बोला मैं तो कुछ देता नहीं, मैं तो सिर्फ लेता रहता हूँ। तो उन्होंने हंसते हुए बोला जा जा तू तो अपने परिवार के लिए लाइबिलिटी है। तो मुझे बहुत ख़राब लगा। मैंने बोला दादू मुझे भी एसेट बनना है तो मैं क्या करूँ। तो उन्होंने बोला अच्छा एक काम कर, तेरी मम्मी हर दिन सुबह 100 रुपये का ग्रॉसरी लेके आती है, उस समय 100 रुपये काफ़ी होते थे। तो उन्होंने बोला अब से ये जिम्मेदारी तेरी। मैंने बोला बस इतनी सी बात। लेकिन उन्होंने बोला लेकिन तुझे हर दिन 5 रुपये बचा के लेके आने हैं। मैंने बोला 5 रुपये कैसे बचा के लेके आओ। उन्होंने बोला वो तेरी प्रॉब्लम, या तो तू बार्गेन कर या बल्क में खरीद या फिर शॉप चेंज कर, मगर तुझे हर दिन 5 रुपये बचा के लेके आने हैं। तो मैं अगले दिन गया, फिर अगले दिन मैंने 100 रुपये की शॉपिंग की और 5 रुपये से बचा भी ली। तो मैं भागा भागा दादा के पास आया, दादा देखो मैंने 5 रुपये बचा लिए। तो फिर मेरे दादा ने बोला अच्छा तू अपनी मम्मी के पास जा और सिक्का उछाल के उनके हाथ में रख और बोल कि अब तेरा बस बेटा लाइबिलिटी नहीं एसेट बन गया है। तो मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने बोला दादा ये कैसी बात हुई, घर का पैसा था घर में ही रह गया, मैंने तो कुछ ला के दिया नहीं। तो मेरे दादा ने बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बोली, जब तक तू पैसा कमा के एसेट नहीं बन सकता तब तक तू पैसा बचा के बन। एंड दैट वाज द फर्स्ट लेसन ऑफ माई लाइफ ऑन इन्वेस्टिंग, ऑन स्टॉक मार्केट और एंड ऑन बीइंग एन एसेट। तो अगर मैं आपको अपनी स्टोरी बताऊं तो जनरली जब मैं कॉलेज में था अराउंड 20-21 ईयर्स एज के, तो जब मैं सीए कर रहा था तो जो हमारी ट्यूशन फीस होती है वो काफ़ी एक्सपेंसिव होती है। आई रिमेंबर व्हेन आई वाज 21 आई सेव 57,000 रुपीज़। कैसे? मैंने कुछ ट्यूशन्स है जो हम लोग 2 जन साथ में मिलकर कर लिए। जैसे सब्जेक्ट्स था जैसे फाइनेंस और कॉस्ट, जो मेरा स्ट्रेंथ था उसकी मैंने ट्यूशन नहीं ली और मैंने अपने फ्रेंड से नोट से पढ़ लिया या उससे थोड़ा सा हेल्प ले लिया। तो ये है आप सेव करके आप बहुत ज़्यादा वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। तो अब मैं अपने 21 फॉर्मूला की तरफ आता हूँ। मानते हैं कि आप 21 ईयर्स एज के थे और आप 21,000 इन्वेस्ट कर रहे हो और एग्जांपल लेते हैं कि आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो 18% के अराउंड मिल रहा है। तो हम देखते हैं कि 40 साल में ये पैसा कितना हो जाएगा। अगर आप सिर्फ एक बार 21,000 इन्वेस्ट कर रहे हो 40 साल के लिए, मैं हर महीने या हर साल की बात नहीं कर रहा हूँ, ओनली वन टाइम, तो 40 साल बाद मतलब जब आप रिटायर हो गए तो ये जो अमाउंट है ये हो जाएगा 1.57 करोड़। मैं आपको बस यहाँ पर पावर ऑफ कंपाउंडिंग दिखा रहा हूँ कि पैसा कितनी फास्ट ग्रो कर सकता है लंबे समय के लिए। अच्छा, हमारे परिवार में काफ़ी बच्चे होते हैं, जैसे मोहित की भी अभी हुई थी। तो फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। मैं बोला पापा हमारे फैमिली में कभी भी कोई बच्चा होगा ना तो हम क्या करेंगे, जैसे हम सबको इन्विटेशन देने तो जाएंगे दादा मामा नाना लोग को, और हम उनसे पूछेंगे कि क्या आप आओगे हमारी डॉटर को या किड को आशीर्वाद देने और गिफ्ट देने। तो वो बोलेंगे हाँ ज़रूर आएंगे। तो हम बोलेंगे कि अच्छा ठीक है, कार्ड के पीछे पढ़ के आना और कार्ड के पीछे लिखा होगा इन गिफ्ट वी प्रेफर ओनली कैश। तो अब समझते हैं कि मान लीजिए आपका कोई किड बॉर्न हुआ है और आप उसके रिटायरमेंट की अगर प्लानिंग कर रहे हो तो, और आप उस समय बस 21,000 दे रहे हो, तो भी मान लीजिए गिफ्ट से आया। इनफैक्ट इंडिया में तो ये अमाउंट लाखों में चला जाता है। मगर फिर मैं बस कंपाउंडिंग की पावर दिखाने के लिए दिखाता हूँ कि अगर मान लीजिए कोई किड बॉर्न हुआ और 60 ईयर्स आप 21,000 डाल रहे हो एक बार 60 ईयर्स के लिए। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है एक रफ आइडिया, जैसे 21,000 40 साल में 1.5 करोड़ हुआ तो ये 60 ईयर्स में कितना होना चाहिए? एक रफ आइडिया कुछ भी आप इंटरेस्ट 100 करोड़ से ऊपर चला जाए। आप तो बहुत ज़्यादा करोड़। तो चलो देखते हैं। अगर हम 21,000 एक बार इन्वेस्ट कर रहे हैं 40 ईयर्स के लिए, सॉरी 60 ईयर्स के लिए, तो ये जो अमाउंट है वो हो जाएगा 43 करोड़।
तो ये मैं बेसिकली आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या है। और यही अगर मैं इन्फ्लेशन को कंसिडर करूँ, ये देखिए कि इन्फ्लेशन 6% से बढ़ता है। तो ये जो फिगर हो जाएगा 1.3 करोड़, मतलब उस आज के समय के हिसाब से ये हो जाएगा 1.3 करोड़। तो ये भी बहुत ही बड़ी अमाउंट है। आपको कुछ नहीं करना था, आपको बस एक बार 21,000 इन्वेस्ट करना था, उसको भूल जाना था 60 साल तक के लिए। तो ये मैं बेसिकली आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग दिखाना चाह रहा हूँ। और अगर यही मान लीजिए कि मैं 40 ईयर्स के लिए SIP कर रहा हूँ, मान के चलते हैं हर महीने में सिर्फ 500 रुपीज़ की भी अगर SIP कर रहा हूँ, और रेट फॉर एग्जांपल कम लेके चलते हैं, इस बार लेके चलते हैं 16% के हिसाब से अगर मैं SIP कर रहा हूँ हर महीना। तो अगर मैं सिर्फ हर महीने 500 रुपये की SIP भी कर रहा हूँ, तो ये जो वेल्थ क्रिएट होगा ये है 2.15 करोड़। और यही अगर मैं 5,000 की करूँ तो ये हो जाएगा 21 करोड़। तो इससे मैं आपको बस ये दिखाना चाह रहा हूँ, ये बहुत ही जनरलाइज्ड ओवरव्यू है कि जो हमें क्वेश्चन करने पे मजबूर कर देता है कि क्या हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग की नॉलेज कैसी है। हम सबको डिटेल फाइनेंशियल प्लानिंग की ज़रूरत है, जो बेसिकली हमें बताएगा कि हम अपने लाइफ के इंपॉर्टेंट गोल्स को कैसे मीट कर सकें। इंपॉर्टेंट गोल्स का मतलब है मेरा एजुकेशन हो गया, या फिर इंश्योरेंस हो गया, या रिटायरमेंट हो गया। अब प्रॉब्लम क्या आती है कि जैसे लोग अक्सर जो उनके पड़ोसी या फिर उनके दोस्त जो प्लान ले रहे होते हैं, उन्हें लगता है वो प्लान बहुत अच्छा है, उन्होंने देखा समझा ही होगा, वो वही प्लान ले लेते हैं। मगर वो ये नहीं देखते कि हर लोग की इनकम, हर लोग की अर्निंग्स, हर लोगों की सेविंग्स और हर लोगों की रिक्वायरमेंट और प्लानिंग अलग अलग होती है। और इसी के वजह से हर लोगों को अपना इंडिविजुअल प्लान जो वो उनका खुद के लिए हो, उनके लिए वो करना चाहिए। तो और इनफैक्ट ये भी होता है कि हर लोगों की रिस्क लेने की एपेटाइट भी अलग होती है। तो अब अगर मैं फाइनेंशियल प्लानिंग की मैं बात करूं, तो मेरे लिए फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है। जैसे मेरा क्या मतलब है फाइनेंशियल प्लानिंग के, जैसे सपोज अगर मैं बात करूं 80C की, जैसे हम सब का अगर टैक्स ब्रैकेट 10 लाख से ऊपर है तो हम सब 80C में इन्वेस्ट करते हैं सो दैट वी कैन सेव टैक्स। अब ध्यान रखिएगा, सब यहाँ पर टैक्स से तो जरूर करते हैं मगर कोई टैक्स प्लानिंग नहीं करता। अब टैक्स प्लानिंग से मेरा मतलब क्या है, टैक्स प्लानिंग में 3 चीज़ आती हैं। नंबर 1 टैक्स सेविंग, नंबर 2 जो भी आप पैसा इन्वेस्ट किए हैं ये इंश्योर हो कि वो ग्रो हो प्रॉपर्ली, और नंबर 3 और मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिस पर्पस के लिए आपने वो प्लान लिया है वो फुलफिल होना चाहिए। मगर हम जनरली क्या सोचते हैं कि हमने बस टैक्स बचा लिया तो हमारा काम हो गया। अब अगर मैं इंश्योरेंस की बात करूँ तो सवाल आता है क्या हमें इंश्योरेंस की दरकार है, अगर हाँ तो कौन सा, कैसा। होता ये है कि मैं कभी लोग से बात करता तो वो बोलते हैं कि अगर बाई चांस मुझे कुछ हो गया तो मेरे परिवार वालों को 20 लाख या 30 लाख रुपया मिलेगा, और वो इसको बोल के खुश हो जाते हैं कि ये बड़ा अमाउंट है। मगर मैं ये पूछता हूँ कि क्या ये अमाउंट उनकी पूरी लाइफ के लिए सफिशिएंट है। मतलब कोई ये सब पॉलिसी तो लेके रखते हैं मगर कोई इसे कैलकुलेशन नहीं करता। लाइफ आगे फ्यूचर के बारे में तो सब सोचते हैं मगर कोई इसे गणित नंबर की हेल्प से कैलकुलेट नहीं कर पाता। तो अब मैं जैसे इंश्योरेंस की बात कर रहा हूँ, तो इंश्योरेंस कंपनी जनरली कभी भी आपको रेट नहीं बताएगा। अगर आप उससे पूछोगे कि IRR क्या है तो वो कभी आपको IRR नहीं बताएगा, और वो अगर बता भी दिया था उनको बोलेगा कि मेरे को ऑफिशियल मेल से अपना IRR लिख के भेजो। वो जनरली आपको क्या बताएगा कि आप इतना पैसा यहाँ पर डाल दो और वो इतने साल में इतना हो जाएगा। इनफैक्ट हम लोग खुद, अगर वो नहीं भी बताता तो हम लोग खुद अपना रिटर्न नहीं कैलकुलेट करते। अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो वी विल बी शॉक टू सी कि उनका जो रिटर्न होता है वो अराउंड 6 to 7% होता है। अब अगर मैं सपोज एजुकेशन की बात करूँ तो होता ये है कि सपोज हमारे हायर एजुकेशन काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, जैसे MBA हो गया या MBBS हो गया, तो जो 20-25 साल में रिक्वायरमेंट होती है जिसकी, तो होता ये है कि अगर हम लोग का कोई किड बॉर्न होता है या फिर 5-10 साल का होता है तो हम उनके नाम पे एक पॉलिसी ले लेते हैं 10-20 साल की।
तो हम वो पॉलिसी लेते ये सोच के कि 30 साल बाद हमें इतना अमाउंट मिलेगा, वो अमाउंट सुन के खुश हो जाते हैं। मगर हम ये चीज़ कैलकुलेट नहीं कर रहे हो कि आज जो पैसा एजुकेशन में लग रहा है वो 20 साल बाद उस रुपए की वैल्यू वो नहीं होगी बल्कि ज़्यादा होगी। हमें कितना अमाउंट सेव करना चाहिए, मंथली करना चाहिए या फिर एनुअली करना चाहिए, हमारी अर्निंग्स क्या है, हमारी रिस्क टेकिंग एबिलिटी क्या है। और एक और अच्छा एस्पेक्ट है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। अगर मान लीजिए अगर ऐसा सोचा जाए कि मेरा कल से कोई इनकम नहीं है, मेरा सारा इनकम जीरो, या फिर मैं कल से ही सब धंधा पानी छोड़ रहा हूँ, तो क्या ऐसा कुछ हो सकता है जिससे मैं आने वाले फ्यूचर तक पूरा फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो जाऊँ, मुझे किसी भी डिपेंडेंट होने की दरकार नहीं पड़े और मेरी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। तो ये भी एक सोच है। अब आता है एडवांस टैक्स प्लानिंग, जिसे मैं बोलता हूँ बेसिकली जब आपकी लाइफ की सारी इंपॉर्टेंट गोल्स अगर प्लान हो गई है और सब रिक्वायरमेंट्स मीट हो गई है, तो उसके बाद जो वेल्थ बचता है उससे आप कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हो, चाहे वो अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करके या फिर कोई दूसरी जगह या फिर ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स होते। तो मैं जब छोटा था तो मैं जनरली पैसे ज़्यादा खर्च नहीं करता था, मैं सेव बहुत करता था। मगर आज जब मैं 24 साल का हूँ तो मुझे लगता है कि काश अगर उस समय मैंने सेव करके अगर इन्वेस्ट भी किया होता तो आज जो अमाउंट होता वो बहुत बड़ा होता। और शायद मैंने पापा को बोलता कि पापा अगर आपको कभी फ्यूचर में बैंक से लोन लेना हो तो एक बार मुझसे मिलते हुए जाना। तो ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि हमारे जो किड्स हैं जो अराउंड 10-12 या फिर 14-15 साल के हैं, उन्हें भी अगर सेविंग्स की बहुत नॉलेज होनी चाहिए। और इनफैक्ट सेविंग्स की नॉलेज नहीं, सेव क्यों करना है ये पता होना चाहिए। उनके अंदर वो अर्ज क्रिएट करनी चाहिए कि मैं सेव करके यहाँ इन्वेस्ट करूँगा, मैं अपने हिसाब से इन्वेस्ट करूँगा। उन्हें नॉलेज होना चाहिए कि ये यहाँ इन्वेस्ट करना है और क्यों इन्वेस्ट करना है, क्योंकि उन्हें पता होना चाहिए कि अगर मैं यहाँ इन्वेस्ट करूँ तो मैं फ्यूचर में कितना वेल्थ क्रिएट हो सकता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में सबको पता होना चाहिए। अगर मैं ये यहाँ सपोज सामान ले रहा हूँ तो मैं फ्यूचर में कितना वेल्थ क्रिएट कर रहा हूँ। तो अगर जैसे फॉर एग्जांपल मैं जनरली बच्चों से ये क्वेश्चन पूछता हूँ कि सपोज 20-21 साल में आपको गोवा जाना है, आपका 1 लाख रुपये का खर्चा है, तो अगर मैं आपको 10 साल बाद सपोज कितना रुपया दूँ कि आप गोवा नहीं जाओगे, तो कोई बोलते हैं 5 लाख, कोई बोलते हैं 6 लाख, कोई बोलते हैं 7 लाख, कोई बोलते हैं 10, कोई 20। अगर अमाउंट बड़ा हो तो वो गोवा जाना प्लान कैंसिल भी कर सकते हैं। मतलब इसका मतलब है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो आपको पता होना चाहिए कि अगर आप ये काम कर रहे हो तो आप वो जो रिटर्न है वो आप नहीं कमा पा रहे हो। तो अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये चल ठीक है तुमने इतना तो बता दिया, आप हमें ये बता दें कि ये निफ्टी खरीदना कैसे है। ठीक है, निफ्टी खरीदना बहुत ही आसान है। आपको कुछ नहीं करनी, आपको जैसे कोई जो भी म्यूचुअल फंड हाउसेज है वहाँ जाना है, चाहे वो SBI हो, HDFC हो, आपको बैंक नहीं जाना, म्यूचुअल फंड हाउस जाना है और वहाँ जाके ये फंड है निफ्टी इंडेक्स और डायरेक्ट और ग्रोथ। ये कीवर्ड है डायरेक्ट, ग्रोथ और निफ्टी। डायरेक्ट इसलिए अगर कितने लोग के प्लान में अगर आप लोग का कोई म्यूचुअल फंड होगा कि आप लोग देखिएगा कि रेगुलर है, इसका मतलब इसमें बीच में कोई एजेंट जुड़ा हुआ है और एजेंट जहाँ जुड़ता है उसमें उसका 1 से 1.5% कमीशन रहता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि डायरेक्ट, इसलिए मैंने आपको बोला कि आप डायरेक्ट उनके पास जाइएगा, कोई बैंक के थ्रू नहीं जाएगा। अगर मान लीजिए आप HDFC बैंक के थ्रू भी HDFC म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो फिर बैंक ऐसा एजेंट काम करता है। और ग्रोथ मतलब क्या हो गया कि जो कंपनी आपको डिविडेंड देती है वो डिविडेंड वापस से री इन्वेस्ट हो जाता है, तो इससे जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग है वो आपको और ज़्यादा मिलती है। और अगर आप इसमें ग्रोथ नहीं करके रेगुलर करोगे तो इसमें होगा ये कि जो डिविडेंड है वो पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा और आप उसे वापस इन्वेस्ट नहीं करोगे। और आप एक और तरीका इन्वेस्ट करने का, आप कोई भी ऑनलाइन ऐप जैसे ग्रो वगैरह आजकल है, आप वहाँ भी डायरेक्ट कर सकते हो, आपको कहीं जाने की दरकार भी नहीं पड़ेगी। और फंड का नाम क्या होगा? फंड का नाम होगा जैसे कोई UTI निफ्टी इंडेक्स फंड, HDFC निफ्टी इंडेक्स फंड, ICICI, आप कुछ भी ले सकते हो, सब बराबर ही है, एक्सपेंस रेशियो चेक करके। अब कुछ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि म्यूचुअल फंड और इंडेक्स फंड में डिफरेंस क्या हो गया। हालांकि मैं आपको बोल रहा हूँ आप म्यूचुअल फंड हाउस में जाके इन्वेस्ट करो, मगर ये म्यूचुअल फंड नहीं है, ये इंडेक्स फंड है। म्यूचुअल फंड क्या हो गया? म्यूचुअल फंड मतलब आप अपना पैसा एक फंड मैनेजर को देते हो और वो फंड मैनेजर अपने ही हिसाब, अपने नॉलेज के हिसाब से कुछ स्टॉक सेलेक्ट करता है और वो अगर उसे लगता है खराब परफॉर्म कर रहा है तो उसे चेंज भी करता रहता है, तो उसमें आपका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। मगर इंडेक्स फंड में क्या है, आप फंड मैनेजर को बोल रहे हो तुमको कुछ नहीं करना है, जो इंडिया की पहली 50 कंपनी, टॉप कंपनी, उसमें तुमको इन्वेस्ट करना है, तुमको अपना दिमाग नहीं लगाना। इसी के कारण जो रिटर्न है, जो आपका जो एक्सपेंस रेशियो है वो भी काफ़ी कम हो जाता है। तो फिर अब अगला सवाल आता है, सिर्फ मैं ही क्यों बोल रहा हूँ कि इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करो और बाकी लोग बोल रहे हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो या बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो।
इसका भी रीज़न है, इसे समझते हैं। सबसे पहला रीज़न, इंडिया में जो इंडेक्स फंड की नॉलेज है और अंडरस्टैंडिंग है वो काफ़ी कम है। अगर हम यूएस में जाए तो यूएस में इसमें लोग बहुत इन्वेस्ट करते हैं। जैसे बहुत ही पॉपुलर फंड है इंडेक्स फंड जिसका नाम है S&P 500। यूएस में अक्सर अधिकतर लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं। दूसरा जो रीज़न है, लो कमीशन। इसमें जो डिस्ट्रीब्यूटर और फंड हाउसेस की कमीशन होती है वो काफ़ी लो होती है। तो कोई भी आपको फंड मैनेजर बोलेगा नहीं कि अगर आपको इक्विटी में इन्वेस्ट करना है तो आप मेरे पास नहीं आके आप सीधा निफ्टी खरीद लो। तो अब जब मैं एक्सपेंस रेशियो की बात कर रहा हूँ तो चेक करते हैं कि उनकी एक्सपेंस रेशियो होती क्या है। जैसे मान लीजिए मैं यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड का प्लान देख रहा हूँ, आप कोई भी देख सकते हो। जैसे ये देखिए, ये रेगुलर प्लान है और अगर मैं इसका एक्सपेंस रेशियो देखूँ तो इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.2%। मतलब आपका जो भी रिटर्न होगा उसमें 0.2% काट दिया जाएगा और 2.9 मतलब 3.3%। और यही अगर मैं डायरेक्ट प्लान करूँ तो इसका जो परसेंट है 0.19%। मतलब 0.1% आपका इसमें कम लग रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई एजेंट इन्वॉल्व नहीं है। और यही अगर मैं कोई दूसरे म्यूचुअल फंड की बात करूँ, ले लेते हैं पॉपुलर। ये देखिए, ये भी एक बहुत ही पॉपुलर फंड है। अगर मैं इसकी बात करूं, ये देखिए, जैसे अगर इसका मैं डायरेक्ट रेगुलर प्लान करूं, रेगुलर मतलब अगर आप एजेंट के थ्रू किसी को कर रहे हो तो इसमें जो एक्सपेंस जो है वो है अराउंड 1.8%। और यही अगर मैं इसकी डायरेक्ट प्लान की बात करूं तो इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो है अराउंड 1.3%। तो आप समझ सकते हो कि एजेंट का भी अराउंड 0.5 से 0.8 से फंड टू फंड वेरी करता है, 1% भी होता है। और ये जो 1.3% है ये फंड मैनेजर का है। दो हो गए, तो डिस्ट्रीब्यूटर अगर आप एजेंट के थ्रू जा रहे हो और दूसरा हो गया फंड मैनेजर। और यूटीआई में एक्सपेंस रेशियो इतना कम क्यों था? क्योंकि उसमें उसका कोई नॉलेज नहीं लग रहा। उसमें तो मैंने बस बोल दिया कि आपको जो इंडिया की टॉप 50 कंपनी है उसी में इन्वेस्ट करना है। तो अब सवाल आता है कि ये चलो यार 1% ले भी रहे हैं ये फंड मैनेजर, तो क्या बड़ी बात है इसमें, 1% लेने दो। तो आप समझते हैं कि 1% से मुझे इतना प्रॉब्लम क्यों है। मान के चलते हैं आप कोई फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हो और उसका रेट है 15%। अगर आप 15% इन्वेस्ट कर रहे हो, मान के चलते हैं आप हर महीने 5,000 का SIP कर रहे हो 40 साल के लिए। तो ये जो अमाउंट होता है 40 साल बाद ये होता है 15 करोड़। और यही अगर मैं 1% फंड मैनेजर को दे रहा हूँ तो ये जो अमाउंट हो जाता है 14% से अगर मैं इसको कंपाउंड करूँ तो ये अमाउंट हो जाता है 11 करोड़। मतलब कि 4 करोड़, सिर्फ 4 करोड़ वैल्यू है वो 1% का 40 साल में। अगर मैं इसकी परसेंटेज की बात करूं तो इसके ग्राफ को 20 इयर्स में लाना। हाँ, 20 इयर्स में लाओ। 30 ईयर्स में भी आता है। जैसे करना का चल रहा, तुम 40 इयर्स कर रहा है। हम 40 ईयर्स इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम पावर ऑफ कंपाउंडिंग दिखाना चाह रहे हैं। आप जितना जैसे लंबा साल जाते हो आपको लगता है कि अगर आपका पैसा 1 से 2 साल हुआ, मतलब टेन्योर जितना भी लंबा होगा उसमें तो इनकम ज्यादा होना ही है। वही जैसे कि आप 40 इयर्स जैसे स्टैंडर्ड टाइम है, हाँ, ठीक है। मान लो चाहे मेरा बेटा है हाँ, या हमें, तो हम अपनी एज के भी कैलकुलेट करेंगे। हाँ, तो 20 एग्जैक्टली। आप जब अपनी एज के लिए कैलकुलेट करोगे तो वो फाइनेंशियल प्लानिंग का पार्ट हो जाएगा कि जैसे सपोज आप 40 इयर्स के हो या 30 इयर्स के हो, आप 18 साल के हो, मैं जानता हूँ। तो फिर अब उससे अगर मैं उससे लूँ तो मेरा क्या प्लानिंग होना चाहिए? सबके लिए 40 ईयर या 60 ईयर्स नहीं होगा। मैं ये फिगर इसलिए ले रहा हूँ कि मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि लंबे समय में अगर आप पैसा डालो तो कितना बढ़ सकता है। अब वही मैं बोला
कि आप अपना प्लानिंग 40 इयर्स के साथ नहीं करोगे, आपका प्लानिंग अलग होगा, आपके बच्चे अब इतने बड़े हो गए, उनके एजुकेशन का प्लानिंग अलग होगा, सब चीज़ का प्लानिंग अलग अलग होगा। अब आपके हिसाब से मुझे देखना पड़ेगा कि आपको कितना मंथली या एनुअली डालना है, आपके लिए कौन सा फंड बेटर होगा। लोन देती है होम लोन वगैरह, हाँ, वो 40 इयर्स या 50 इयर्स के लिए शायद नहीं देती है, 20 इयर्स के लिए। 20 इयर्स हाँ, लास्ट है। हाँ, तो 20 इयर्स पे अगर कोई भी डेटा को तुम कैलकुलेट करोगे हाँ, तो ज़्यादा समझ में आएगा सबको, हाँ, मेरे हिसाब से। हाँ, वो देखिए, रोल ओवर कर दो उसको, हाँ 20 इयर्स बाद रोल ओवर कर दो उसको। हाँ, उसको रोल ओवर करो। देखिए अगर मैं इसको 20 इयर्स भी लूँ तो कोई इशू नहीं है। मैं आपको अंडरस्टैंडिंग के इस पर्पस से बता रहा हूँ। दिखा रहे 1% में भी इतना कम कम नहीं होता। अब ये भी देखिए, अगर मैं इसे 20 इयर्स ले रहा हूँ तो ये 74 लाख आ रहा है और ये 65 लाख आ रहा है, और ऑलमोस्ट 10 लाख का डिफरेंस आ रहा है। और अगर मैं परसेंटेज की बात करूँ तो 13% आ रहा है। तो मैं जो 40 इयर्स ले रहा था वो मैं बस समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पैसे की पावर क्या है, पैसिव इनकम क्या है। आप बस एक ही बार इन्वेस्ट किए, आप बिजनेस हर दिन करते हो, आप हर दिन पैसा कमा रहे हो, मगर यहाँ पर आप हर दिन कुछ नहीं कर रहे, आप बस एक बार के लिए या पीरियोडिकली इन्वेस्ट कर रहे हो और वो पैसा खुद पे ही ग्रो किए जा रहे हैं। ब्याज का ब्याज जो पावर है वो जब तक करोड़ के फिगर में नहीं आता तब तक आदमी को ज़्यादा समझ में नहीं आता है। यही कारण है मैं 40 इयर्स ले रहा हूँ, और कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आज इन्वेस्ट करता हूँ 21,000, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं इन्वेस्ट करके उसको भूल जाऊँ 40 साल के लिए, तो क्या बड़ी बात है। तो आप जो 20, अगर मैं सपोज 20 इयर्स मान के अपने लिए कैलकुलेट करूँ तो मेरे दिमाग में क्या होगा कि मैं जब 40 का होगा तो मुझे पैसा निकालना है, मैं जब 40 का होगा तो पैसा निकालना है। तो मैंने दिखाया अगर मैं 40 साल के लिए वो पैसा निकालता रखता हूँ तो वो 1.5 करोड़ होता है, और यही मैं 60 साल कर दूँ तो 43 करोड़ हो जाता है। तो आदमी समझ ही नहीं पाता, आदमी सोचता है 40 साल में। अच्छा, मैं आपको बहुत अच्छा, आप जो मुझे 20 इयर्स का बोले, मैं आपको एक बहुत अच्छा कैलकुलेशन, एक कहानी है मैं आपसे पूछना चाहूँगा। जैसे एक राजा था, चावल का दाना। हाँ, चावल का दाना। हाँ, चावल का दाना का कहानी। एक आदमी एक राजा से खुश हो गया। वो राजा को पूछा कि तुम मांगो, क्या मांगना है। तो उसने बोला कुछ मुझे ऐसा कुछ चाहिए नहीं। बोला नहीं, तुम कुछ भी मांगो। तो वो बहुत चालाक था, उसने क्या बोला, अच्छा आप एक काम करो, आप एक बड़ी शतरंज बॉक्स लेके आओ, आपको क्या करना है, उसमें 64 खन होते हैं, आपको क्या करना है, पहला खन में एक चावल का दाना रखना है, दूसरा खन में 2, तीसरा खन में 4, ऐसे करते करते डबल हो जाएगा, और 64 खन तक वो हो जाएगा। आपको वो 64 खन तक करना है। बोला चलो इसमें कौन सी बड़ी बात है, कर लेते हैं, अपन भी करके देखते हैं। 30 तक भी करोड़ में चला जाएगा। कितना 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 करोड़। कितने 30 तक में 65 लाख तकरीबन चला जाएगा। कितना आप बोली तो कितना होगा, कुछ भी गेस कीजिए भाई, गेस कीजिए आप कितना बोले। अगर 4-5 करोड़ की 4-5 करोड़। पूरा प्रजा नहीं दे पाएगा। एक महीने में चला जाएगा 1 करोड़ शुरू। एक महीने बस 64 खन तक कितना होगा ये बताइए आप। 64 तक तो नहीं, कैलकुलेशन नहीं। कुछ भी एस्टिमेट आपको क्या लगता है, खड़ा बड़ा कुछ भी। पूरा प्रजा नहीं दे पाएगा। चलिए कैलकुलेट करते हैं। मान लीजिए पहले खन में था 1 दाना, दूसरे खन में उसका × 2 हो गया, दूसरे खन में 2 दाना। तो यही अगर मान लीजिए मैं पहला 10 खन तक करता हूँ तो ये होता है 500 बड़ा दाना। 64 में से 10 तो चला गया। चलो थोड़ा थोड़ा करके रखता हूँ। अगर मैं से 15 खाना तक भी करता हूँ तो 16,000 है, कुछ खास नहीं है। अगर मैं 16 भी करूँ मतलब कि 32,000, ऑलमोस्ट काफ़ी ख़त्म हो चुका है, फिर भी अभी 60 को ज़्यादा दूर नहीं है। चलिए आधा तक करके देखते हैं। 32 तक अगर मैं आधा तक भी करूँ तो कितना होता है। अगर मैं इसे 32 खन तक भी कर रहा हूँ, 3, 4, 5, 214 करोड़, बस 32 खन तक 214 करोड़ हो गया। 32 खन बस ज़्यादा बचा हुआ, आधा हो गया। अब आपको क्या लगता है 214 करोड़ हो गया, बाकी 32 में कितना बढ़ जाएगा। 1000 करोड़ और 1000 काउंटिंग ही नहीं है। कोई भी मैंने 20 दिन का बताया था 65 लाख समथिंग। बोली लगाओ 1000 करोड़ से कितना, बोली लगाओ 1000 करोड़ से कितना ऊपर लगा सकता है। काफी बड़ा हो जाएगा। चलिए कैलकुलेट ट्रिलियन। कितना $1 ट्रिलियन। ट्रिलियन डॉलर्स।
ट्रिलियन में भी 12 जीरो होते हैं। हाँ, ट्रिलियन में ऐसे कितना जीरो हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 जीरो। अब 18 जीरो को क्या बोलता है मेरे को भी नहीं पता, तो कौन ट्रिलियन में आता है, कितना लाख करोड़, आपको क्या पता? तो ये अंकल मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि 20 और 40 साल का फर्क है। ये मैं बताना चाह रहा हूँ, आदमी को सबको पता तो है, चलो बहुत ज़्यादा हो जाता है, कोई करोड़ बोल दिया, कोई 100 बोल दिया, एक ही आदमी बोला कि प्रजा भी नहीं दे पाएगा इतना चावल का दाना। तो ये आप समझ सकते हो क्या है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। हमें लगता है 32 तक 200, देखिए 10 तक भी ज़्यादा नहीं हुआ था, 10 तक भी ऐसा हुआ था कि बस कितना 500 दाना, तो किसी आदमी ने कहा चल यार तो 64 तक कितना ही पहुँचेगा, 10 तक 500 पहुँचा तो लाख 2 लाख 3 लाख करोड़ 2 करोड़ पहुँच जाएगा। तो यही मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप लंबे समय, ये जो मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूँ ये है। स्क्रीन में आ नहीं रहा है, तो मैं जो आपको स्टार्टिंग में फॉर्मूला बताया था, फ्यूचर वैल्यू इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू ब्रैकेट में 1 + 8 टू द पावर n, ये जो n है नंबर ऑफ पीरियड, इसकी पावर है। यही अल्बर्ट आइंस्टाइन बोल के गए, दिस कंपाउंडिंग इज द 7th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। तो ये मैं आपको बता दिया कि मुझे ये म्यूचुअल फंड की 1% से क्या प्रॉब्लम है। इनफैक्ट हाल में सेबी ने 2016 में एक रूल निकाला था कि जो भी म्यूचुअल फंड हाउसेस है तो उनको डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि उनका खुद का पैसा उनके ही म्यूचुअल फंड में कितना लगा हुआ है। जो फंड मैनेजर है, जो मैनेज कर रहा है, उसका खुद वो दुनिया का फंड मैनेज कर रहा है, वो ये बताओ कि तुम्हारा खुद का पैसा उसमें कितना लगा हुआ है। तो पहले तो सब लोग ने फंड हाउस ने बोला यार गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो लेकिन ये रूल अप्लाई हुआ, तो जब ये डेटा आया तो बहुत हैरान कर देने वाली डेटा थी। इसमें से 100 में से 32 कंपनीज ऐसे थे जिन्होंने अपना फंड में पैसा लगाया हुआ ही नहीं है। ऑलमोस्ट 28 कंपनीज ऐसे थे जिनका मतलब करोड़ों में से 100-200 करोड़ में से बस 10 लाख 20 लाख लगाया था, वो भी शायद इस डर से कि किसी को पता नहीं चले कि कुछ भी नहीं लगाया हुआ। मतलब मेरा बोलने का मतलब ये है कि आधा से ज़्यादा कंपनी म्यूचुअल फंड हाउसेज उनको खुद नहीं भरोसा है अपने फंड, वो जो मैनेज कर रहे हैं वो खुद अपना पैसा नहीं लगा। इसलिए मैं बोलता हूँ म्यूचुअल फंड में नहीं इन्वेस्ट करके इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो अब मैं एक और जैसे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की अगर बात करूँ, जैसे हमारे मेड्स हो गए या ड्राइवर्स हो गए या जो भी गरीब लोग हैं, मैं उनके लिए भी फाइनेंशियल प्लानिंग करता हूँ। और उनके लिए मैं जो फाइनेंशियल प्लानिंग करता हूँ वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। और उनका ऐसा होता है, उनका फाइनेंशियल प्लानिंग ऐसा डिजाइन होता है कि उसमें रिस्क नहीं होता, क्योंकि उनको मार्केट का उतार चढ़ाव ज़्यादा समझ में नहीं आता। और अगर वो ज़्यादा पैसा बीच में निकाल भी ले, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी भी हो, तो भी कुछ बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं होगी। तो और यही जो मैं फंड ये जो 1% की बात कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये जो नॉलेज है ये आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग के साथ शेयर कर सकें, उतने ज़्यादा लोग के साथ शेयर करें ये इंडेक्स फंड के बारे में, क्योंकि ये 1% बचा के भी हम जो वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं वो इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा होगी। और मेरा ये मानना है कि एक के करने से क्या फ़र्क पड़ता है, मगर एक के करने से बहुत फर्क पड़ता है। और इन दोनों लाइन में सिर्फ एक का फर्क है, एंड दैट्स द रीजन व्हाई फर्क पड़ता है। थैंक यू एवरीवन, हैप्पी इन्वेस्टमेंट। चाय समोसा पकौड़ा का भी इंतजाम है, इसका आनंद उठा के जाइएगा। आपको कैसा लगा? बहुत हेल्पफुल लगा। फीडबैक लेकिन एक चीज़ है, इसमें जो फिगर्स था वो थोड़ा इंटिमिडेटिंग था। 18% पॉसिबल नहीं है जल्दी से। क्या पॉसिबल है? 18% आप जो रिटर्न बोला, हम तो reason बोला ही। हाँ, हम तो बोला जैसे मान लीजिए कोई 16% हो गया, assumption है। 18% हो गया, 17% 14 हो to गया। 15% तो भी हम ठीक है। जनरली जब भी कैलकुलेशन कर रहे हैं अपना, अगर सपोज हम जब फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं तो 15% लेके करते हाँ, हैं। अगर तू 5 देखेगा तो 18% तक दिया है, लेकिन हम 5 18% के हिसाब से तो फ्यूचर नहीं दे देखा, सकता। 5 के हिसाब से फ्यूचर नहीं देखेगा। तो हम जब कैलकुलेशन करते हैं, हम बस दिखाने के लिए हम जो कैलकुलेशन करते हैं 15 से 17% की फ्यूचर रखे कैलकुलेशन करते हैं। क्या बोला आपने? ये ये तो पैसा निकाल के उसका
नहीं पहले यूनिट ट्रांसफर कर दिए म्यूचुअल फंड में क्या बोला LIC की कंपनी जो मेरा इक्विटी में इन्वेस्ट करने से आपको बड़ा यार बड़ा पैसा मिलेगा LIC में जब 7-8% का मिलता है उससे भी 2% रिटर्न का है फिर कंपनी जैसे मैं बोला ये डायरेक्ट ग्रोथ डायरेक्ट बोला एजेंट को मतलब डायरेक्ट इन्वेस्ट उसमें क्या आप एक फंड बनता है फिर आप जैसा आदमी तो बोला आप फंड मैनेजर को भी पैसा दे उसका भी परसेंट दो आप डायरेक्ट इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करो और आपको 1% मिलेगा तो ये रेवोल्यूशन तो मैं किसी को बोल नहीं सकता कि वो गलत कर रहे हैं इसके लिए कि आपका 1 लाख से ऊपर कितना होगा उसमें 10% हाँ एक साल के ये जो आपने बताया लॉन्ग टर्म वाला ये सारा शॉर्ट टर्म में तो 50-20 भी तो है 50-20 ETF हाँ हम लोग बीच में मार्केट में होने से कभी कोई लोग उसको बेच खरीद सकते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि इंडेक्स फंड बेटर है क्योंकि उसमें ज़्यादा जो अर्ज होता है ना खरीदने बेचने का वो रहता नहीं अगर डिसिप्लिन जैसे कर सको तो मैंने तो इनफैक्ट वो डिविडेंड नहीं देता मतलब स्टार्ट कर 6 महीने से अभी पूरा एकदम मार्केट पूरा वॉच करता है नहीं अभी हाँ अरे करने हैं वो जरोडा वाला गाँव के लिए वो बोल रहे हैं कि डॉक्यूमेंट चाहिए ये सब चाहिए हम तो 18 का है नहीं हम 18 का है नहीं तो हमको तो किसी और का करना पड़ेगा भैया लोग इसलिए वेट कर रहे हैं हम लोग भी करते हैं तो अगर आपका कोई सवाल या सुझाव अच्छा एक सवाल है आप भी 5% रिटर्न दे सकते हैं 6 रुपये में 1 करोड़ हो गया एक्चुअली इसको आप लोगों को ऑपरेशन चाहिए आप कितना परसेंट दे पाए हम कहाँ से पूछा था इसका बिल्कुल 100% मिलता था आप उधर देखो ना अब उसी का सेशन होते होता मेरा पैसा मिलता है आप ही देखो लोन वाला है उससे भी मतलब ये बात भी और आप यदि भूलना चले अबे भी आप